तो एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने अपनी म्यूजिक की जर्नी दिल्ली के गलियों से स्टार्ट करी थी और 19 से 20 साल की उम्र तक वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका था। तो जिस आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है पैराडॉक्स एंड उन्होंने एक गाने को रिसेंटली ही रिलीज करा है जिसका नाम है लत। तेनू ना मेरी लत लग जावे। तो इस गाने के जो म्यूजिक प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर है उनका नाम है अनिकेत, जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे आर्टिस्ट लाइक बाली, 47, पैराडॉक्स एंड बहुत सारे और आर्टिस्ट के साथ काम करा हुआ है। तो रिसेंटली अनिकेत ने बेसला स्कूल के अंदर एक वर्कशॉप को कंडक्ट करा था जहां पर उन्होंने इन डेप्थ तरीके से ये समझाया है कि पैराडॉक्स का जो लत गाना है वो क्रिएट कैसे हुआ है, उसकी प्रोडक्शन कैसे हुई है और कैसे वो जो एक छोटा सा आइडिया था वो एक रिलीज रेडी गाने में कन्वर्ट हुआ है। एंड इस वर्कशॉप के अंदर स्टूडेंट्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। ये पूरी की पूरी वर्कशॉप आज मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से सीख पाओ और जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो। तो वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थैंक्स टू अनिकेत एंड हिज टीम, क्योंकि वर्कशॉप बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसे क्लियर इनसाइट्स बताए हैं जो कि शायद मुझे भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो अनिकेत भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो आज का सेक्शन ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो अनिकेत भाई आपको डिकंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे, है ना, जो लत गाना है पैराडॉक्स का, कि उन्होंने कैसे प्रोड्यूस किया, क्या उनकी स्टोरी है उसके पीछे। एंड देन सेकंड आप उनसे Q&A सेशन करेंगे कि जो भी आपको कुछ भी उनसे पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। सर। शुरू करते हैं शुरू करते अल्लाह हैं। में जाओ यार। चलो शुरू करते हैं। लेट्स चलो गो। लेट्स गो। शुरू करते हैं जी। ठीक है भाई, करें फिर। अनिकेत भाई स्टार्ट करें। चलो ठीक है, अब आ जा रही ना मेरी, बताते हाँ। रहना मुझे। भाई का भी कैमरा, गुरु जी का भी कैमरा ऑन करवा दो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं कि एक्चुअली जब ये गाना बनने का उसमें था ना, जब प्रोसेस चालू था, तो एक्चुअली मैं पैराडॉक्स के साथ बैठा था, उसने मुझे कुछ सॉन्ग सुनाए थे। मतलब एग्जैक्ट जॉनरा तो नहीं था बट एक वाइब समझने के लिए ना, आपको जैसे आर्टिस्ट कभी कभार कुछ सॉन्ग सुनाते हैं कि इस जोन में हमें कुछ बनाना है, इस टाइप का हमें कुछ बनाना है। तो उसमें से एक ना जर्सी क्लब करके था कुछ उसमें, मतलब जो वाइब होती है, मतलब जॉनर डिस्कवर करोगे तो कभी या तो पहले सुना होगा इस चीज़ का नाम, नहीं सुना होगा तो सुनना। जर्सी यस क्लब सर, एक मैंने बहुत जॉनरा है। स्ट्रगल किया है इस बीट को बनाने में। हाँ, यूके का एक जॉनरा है, तो पैटर्न होता है जो मैं भी दिखाऊंगा। तो हमको ना वैसे कुछ में बनाना था बट एकदम हाइप वाला गाना नहीं बनाना था। इट्स लाइक थोड़ा इमोशनल हो, थोड़ा स्टोरी बताई थी मुझे लग के। जैसे म्यूजिक वीडियो देखा होगा आप लोग ने या गाना सुना होगा, तो वो बेसिकली एक वो बताता उसमें स्टोरी की, मतलब मेरी लत ना लग जाए तुझे, मतलब अपने पार्टनर को बताता है। तो उस जॉनरा में हमको गाना बनाना था। तो नॉर्मली क्या होता है कि अब जैसे सिंगर ऐसे गाना गाता है थोड़ा बहुत, फिर आपको ना नोट्स पकड़ने होते हैं, उस नोट्स के बेसिस पे ना कॉर्ड्स बनाने होते हैं। तो उस कॉर्ड के बाद सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि बीपीएम क्या होता है। अब जैसे मैंने जितना भी देखा था उसके बाद जर्सी क्लब के बारे में रिसर्च करी थी, करीब 140 टू 150 के अराउंड मुझे मिला था। तो हमने फिर 142 पे रखा इसका बीपीएम। और फिर एक ना स्ट्रिक्ट बीट पैटर्न होता है जर्सी क्लब का, जैसे मैं सुनाता हूँ, मेरे ख्याल से तो सुना ही होगा सबने, बट स्टिल सुनाई दे रहा है सबको? देखो, इसका बीट पैटर्न मैं मीट्रोनोम के साथ सुनाता हूँ। ये इसका सीक्वेंसर है जो एफएल स्टूडियो में होता है। वैसे मैं ना एफएल का थोड़ा पुराना वर्जन यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं ना पहले से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर अटके तो मुझे बता देना। अगर हम यहाँ क्लैप्स डाल दें ऐसे हाई हैट से, तो ये स्ट्रिक्टली किक का पैटर्न होता है जर्सी क्लब में। तो सबसे पहले ये लेड आउट करा पूरे सॉन्ग के अलग अलग सेक्शंस के थ्रू। देन उसके बाद जो कॉर्ड्स मैंने बताई थी, अब मैं कॉर्ड्स का ना कंसोलिडेटेड वर्जन चलाऊंगा, बट आप लोग को नोट्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या यूज़ हुआ है इसमें, क्योंकि ये चलाने में ना थोड़ा अटक रहा है मेरा लैपटॉप। तो इसमें अब जैसे पहली कॉर्ड अपनी जी शार्प माइनर है, एंड देन ये तुम्हारी सी शार्प माइनर, एंड देन लास्ट में डी शार्प मेजर। इसको सुनते हैं एक बार। हाँ, और ये वैसे तो एफएल का स्टॉक प्लगइन है, तो बहुत सारे
ऐसा मैंने देखा प्रोड्यूसर्स ना बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं नेट पे देख देख के, जबकि एक्चुअली में ये होता है कि आप ना स्टॉक प्लगइन से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि दुनिया भर की चीज़ें डाउनलोड कर लो। आप इधर उधर पे कि कहीं पे नेट पे सुन लिया कि लेटेस्ट ये आया है तो वो भी डाउनलोड कर लिया। मैं मोस्टली प्रोजेक्ट्स तो मेरा वैसे तो सैम्पल बेस्ड रहता है, या मैं यूज़ करता हूँ प्लगइन सेंस के लिए, तो वो स्टॉक स्टॉक ही होता है नॉर्मली। अब ये जो मैंने सुना है इसको मैंने ना कंसोलिडेट करके इसका एक वेव फॉर्म बना दिया, तो आई थिंक आप सब लोग को पता ही होगा क्या होता है कंसोलिडेट करना। ये पूरे उसमें चलता रहेगा। ये नीचे वाली जो लेयर है ना, ये जो मैंने ऑफ कर रखी है, यही है वो जो ऊपर कंसोलिडेट करके मैंने चलाई है। कॉर्ड्स करके नेम है इसका। फिर इसके ऊपर एक लेयर है, ये भी एक स्टॉक प्लगइन है, रोड्स एफएल का। सिंपल नोट्स हैं इसमें। जी। फिर इसके ऊपर मैंने एक गिटार का पैटर्न बनाया था जो मैंने अगेन कंसोलिडेट कर दिया था। अब इसका पैटर्न तो मेरे पास है नहीं, बट इसको मैं ऐसे ही सुना देता हूँ। सिंपल है वैसे। थोड़ा बहुत भी अगर आप वो करते हो, यूज़ करते होगे ना, थोड़ा बहुत कॉर्ड्स वगैरह का नॉलेज होगा तो ये नोट्स इजीली मेक आउट कर लोगे आप। बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल है। पूरा प्रोडक्शन भी अगर एक एक लेयर में देखोगे ना तो मोस्टली सारी चीज़ें सिंपल है, बट कंबाइन होके आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट सुनाते हैं। ये हो गया गिटार, एंड देन एक जाइलोफोन है जो कि सिंपली सिर्फ एक वन शॉट है बेसिकली एक जाइलोफोन का। उससे मैंने ये बनाया हुआ है पैटर्न। देख तो सोलो करके सुनते हैं। तो ये यहाँ से चालू हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ देती है जब पूरे कॉर्ड्स बजते रहते हैं ना, नहीं तो इसको छोड़ देंगे तो थोड़ा ना प्लेन प्लेन सा जाएगा सब। तो ये थोड़ा वेरिएशन देता है बीच बीच के जो नोट्स आते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन दिख रही है सबको? दिखाई दे रहा है ना सबको? आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? दिख रहा है पर कुछ ज्यादा ही हाँ लैग दिख कर रहा रहा है, है। दिख रहा है, दिख रहा है। तो गाइज अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये समझ नहीं आता कि भाई अपने विजन को, अपने आइडिया को प्रैक्टिकली कैसे गानों में उतारूं, एंड हमारे बेसलेस स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम रहती है कि वो कभी भी अपने आइडिया को ढंग से क्रिएट नहीं कर पाते और वो आइडिया बस उनके फोन के अंदर ही पड़ा रह जाता है। तो अगर आप भी इन डेप्थ तरीके से ये सीखना चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को ही नहीं बनाना, साथ ही साथ एक प्रॉपर आर्टिस्ट कैसे बनना है, तो आपको डेफिनेटली बेसला स्कूल को चेकआउट करना चाहिए। बट बेसला स्कूल के अंदर हम सिर्फ अच्छा म्यूजिक पर फोकस नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं आप सिर्फ म्यूजिक बनाना ना सीखो। आई गेस आप लोग भी ये नहीं चाहते होगे कि आप सिर्फ म्यूजिक बना रहे हो। इन दी एंड आपको उसको एक करियर बनाना है, और करियर बनाने के लिए आपको या तो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा या एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। एंड बेसला स्कूल के अंदर हम इसी चीज पे फोकस करते हैं कि एक बार आपने अच्छा म्यूजिक बनाना सीख लिया तो कैसे अब आप उस म्यूजिक को लेके अच्छा कंटेंट बना सकते हो, एआई को यूज करके कैसे अपनी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बना सकते हो, कैसे मेटा एड्स और अपने म्यूजिक स्टूडियो को यूज करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सीखना चाहते हो कि एक अच्छा म्यूजिक कैसे बनता है तो और भी ऑप्शंस है। बट अगर आप ये सीखना चाहते हो कि एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट कैसे बना जाता है या फिर एक सक्सेसफुल म्यूजिक स्टूडियो कैसे रन करा जाता है, देन बेसला स्कूल इज फॉर यू। तो अगर आप लोग हमारा नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा कहीं फोन नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से और काफी क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन पूछने के कोई पैसे नहीं लगेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी फिल कर सकते हो, हमारी टीम आपको खुद से फोन कर लेगी। मिलते हैं आगे वीडियो में, बाय बाय। अब इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इसमें ये वाला पैटर्न और जो इसके बाद ये वाला पैटर्न आता है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें जो किक बज रही है ना, किक सोलो कर देता हूँ। ये किक
ये दोनों किक अलग है क्योंकि ये ना इंट्रो स्टार्ट होने के लिए मैंने थोड़ा बनाई थी। तो आई थिंक इसका ना कहीं पे अ, इसका थोड़ा सा हमने फिल्टर मारा होगा इसके ऊपर इसका। हाँ सी, इसका पूरा ना फिल्टर आउट कर रखा है। और फिर ये वाला पार्ट, और जब यहाँ आता है तो इसका फिल्टर खोल दिया मैंने। तो ये पूरा जो फुल अपने स्ट्रेंथ में बजती है वैसे बजती है। तो यहाँ से यहाँ तक ना किक में पूरा चेंज हो जाता है क्योंकि वो ना एक थोड़ा धीरे धीरे लेके जाना है, इसलिए किक में भी वही इफेक्ट अप्लाई। यहाँ पे लिरिक्स कौन सी आती है? डर लगदा है बड़ा मैनू का सेकंड पार्ट है। आदत बन जावे डर लगदा है बड़ा मैनू ठीक है, ये किक हो गया। एंड हाई, दो हाई हेट हैं अलग अलग, उनको ऐसा वन बाय वन में लेयर कर रखा है। एंड देन परकशन, ये और जो भी ये साउंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब यूके में जो जर्सी क्लब का जो जॉनरा बना रहे हैं उस सब से सुन सुन के ही मैंने निकाला है कि एग्जैक्ट कितना मैं, जो मेरे पास साउंड्स है उनसे मैं कितना एग्जैक्ट जा सकता हूँ, जो साउंड्स मेरे पास है और जो नॉर्मली इस जॉनरा में बजता है। ये हो गया। फिर देन उसके ऊपर एक और लेयर है ये, आई थिंक ये भी हाई है। ठीक है, ये तो मोस्टली ड्रम वाला सेक्शन हो गया। इसमें नीचे एक और एक सिंथ लूप है जो कि आई थिंक सैम्पल होगा, मैंने निकाला होगा कहीं से। इसको फिर करते हैं, इसको पिच करा हुआ है तो पिच मैच करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी सैम्पल यूज़ करते हो। और एक एंड में लास्ट में कि वोकल सैम्पल्स हैं जिसके नोट्स अलग अलग करे हुए हैं या तो कुछ रिवर्स है। अब जैसे इसको सुनते हैं सोलो करके, ये वैसे जब नॉर्मली सॉन्ग सुनोगे आप तो ये सब सुनाई तो नहीं देगा इतना ज़्यादा, बट ओवरऑल मिल के ये सारा डेप्थ देता है गाने को। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर सेम वॉल्यूम पे होती तो गाना ना बहुत भरा भरा और भसड़ जैसा हो जाता, तो वोकल को जगह नहीं मिलती। तो वॉल्यूम कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ तक का सुनते हैं। डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे ओ जिन्ने बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे। और चीज़ मेरे को बताना था कि यहाँ पे ये जो लेयर है ना ये बेस की लेयर है और सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जैसे जो नोट्स ये रोड्स में बज रहे हैं वही नोट्स इसमें है। सीरम में मैंने बनाया था बट मैंने इसको कंसोलिडेट कर दिया अगेन क्योंकि थोड़ा अटक रहा था इस सेशन में मेरा। तो सिंपल बेस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लत डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे ओ जिन्ने बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे। डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे ओ जिन्ने बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे। राहत बन जावे चाहत बन जावे अकेले में सताए तुझे आहट। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती, बहुत सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, जैसे जाइलोफोन हट गए यहाँ पे एंड हाई हेड्स हट गए और यहाँ पे एक नया बेस पैटर्न आ जाता है जो कि स्टॉक अगेन स्टॉक प्लगइन है एफएल का। इसका पैटर्न कुछ ऐसा है।
वो मैं एक ऑक्टेव ऊपर कर देता हूँ। अगेन तेरी भी ना आदत बन जावे, राहत बन जावे, चाहत बन जावे, अकेले में सताए तुझे आहट बन जावे, जावे चने आवे मेरा सरना नी तेरे बिना करदा जी मेरा भी दिल तेरे कोल रहना चावे आवे मैं नादा वाले पैटर्न इस सामान तो मार रहा है क्या आप पहला यहाँ पे बीट पैटर्न चेंज हो जाता है थोड़ा, ये थोड़ा R&B टाइप का हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा चल रहा होता है जर्सी क्लब। फिर यहाँ से और फिर एक रिम शॉट इसके साथ जो बजता है, थिंक ये अगेन वही सेक्शन। जावे आवे मैं नादा हूँ मैनू दुनिया तो बचा ले, आवे चने आवे बचा ले मैनू बचा ले, डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे, ओ जाए बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे। बस उसके ऊपर एक लेयर ये, दो ही टोस्ट करना बस एक ब्रेक बीट का लेयर है, बाकी सारी चीजें सेम है इसके अंदर। ठीक है, साउंड आ रही है क्या बीच में? किसी का माइक ऑन है? गुरप्रीत भाई गुरप्रीत होना भाई मेरा बंद कर देता हूँ सॉरी है हाँ तेनू ना मेरी लत लग जावे, ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे, डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे, ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे, इरादा नहीं मेरा तो इरादा नहीं तोड़ू मैं तो सेक्शन पे अगेन वही वाला जो बेस पैटर्न मैंने वर्ड्स का दिखाया था वही चालू हो जाता है। और एक और चीज़ इसमें रह गई कि मेन जब हुक बजता है ना, इसमें एक और ये साउंड बजती है गिटार की, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है। पैटर्न खोल के देखो, ये भी स्टॉक प्लगइन है एप्पल का, सिट्रस नाम है इसका plugin का। और ये सारा कुछ स्लाइड आपको पता होगा क्या होता है, स्लाइड कैसे करते हैं अनिकेत लोग। भाई ये किस प्लगइन पे प्ले करा है आपने? ये एबल्टन में ग्लाइड होता है क्या? हाँ हाँ, बोलते ना ग्लाइड करना स्लाइड करना, 808 को जैसे हम लोग करते हैं कई बार। हाँ 808 को जैसे मेरी स्लाइड करते आवाज हैं आ वैसे रही है? नॉर्मल हेलो कीज को स्लाइड करा हुआ है। ठीक है, तो लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे, ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे, डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे, ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे, इरादा नहीं मेरा तो इरादा नहीं तोड़ू मैं दोबारा ऐसा करूंगा मैं वादा नहीं, लगता बस एक बात का डर अपना ऐसा हाल न कर, मैं कहता नहीं तू प्यार न कर थोड़ा पर ज्यादा नहीं, पर ऐसा हो नहीं सकता तेरे बिना मेरा नहीं हो सकता, तू है ऐनक मेरी तेरे बिना जिंदगी में बढ़ नहीं सकता, पर मुझे डर भी लगता है कभी कभी सर भी फटता है, चल एक काम करेगी अपने बीच में रख ले पर्दा।
सेक्शन आया ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो आप लोग, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे सैम्पल्स, मतलब 2-3 सैम्पल यूज करके इसको बनाया हुआ है। एक तो ये इंस्ट्रूमेंट दिलरुबा करके है, इसको हम सोलो करके देखते हैं। ये वॉल्यूम ऑटोमेशन बहुत करेगी इसमें। एक और पियानो कंसोलिडेटेड है इसमें, इसको सोलो करके देखते हैं। एक फ्लूट है इसके अंदर। ठीक है, और अगेन वो जो गिटार का बनाया हुआ था साउंड, वो है स्लाइड वाला। उसके नीचे कॉर्ड्स हैं, उसके नीचे अगेन ये जो मैंने एक बार बनाया था आपको अभी, ये नॉर्मल सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारी चीज़ें आई थिंक मैंने अभी बताया नहीं कि ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगी कि इम्पैक्ट पे हम जैसे शेकर ट्रांजिशंस डालते हैं, हम जैसे इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें सुना देता हूँ। ये वाली जहाँ जहाँ पे बीट का पैटर्न चेंज हो रहा हो, ये आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना हो, जैसे ये हो गया ये। अब जैसे इसको ही रिवर्स कर दिया मैंने तो एक तरीके से ट्रांजिशन बन गया। ठीक है, एक लेज़र है जो रिवर्स करी हुई है। ठीक है, आगे नहीं सारा कुछ, और ये पूरे गाने में है, मतलब बहुत मेजर चीज़ तो लगी नहीं, इसलिए मैंने शायद पॉइंट आउट नहीं करी। ठीक है, अब जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें 2 तरीके के बेस, एक तो किक पैटर्न अब जर्सी क्लब से हट के नॉर्मल 4x4 पे आ चुका है, और ये किक अलग है थोड़ी सी बाकी सारे किक से ना, थोड़ी साई किक वाली, साई ट्रांस का जो जॉनरा होता है। ठीक है, ठीक है, और इससे जो एक बेस बनाया हुआ है मैंने, ये प्रोमिनेंट है सेक्शन। अब ये एक्चुअली में है तो ये भी एक वन शॉट ही है, इसको वन शॉट यूज करके मैंने इसका ये पैटर्न बनाया है। इसको सोलो कर देते हैं। सेम वही सारा कुछ चलता रहता है इसके अंदर। अनिकेत भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? और अर्शदीप भाई आ रही है और एक और इसमें नहीं, मेरे sound ख्याल से चलती उनको है नहीं ये आ रही, वाली, अनिकेत जो भाई को कि नहीं जा रही मेरी। मेन एक सेकंड हुक का ही पार्ट है। अर्शदीप, थोड़ा सा अभी डिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर आप क्वेश्चंस जिसके भी कोई भी क्वेश्चंस है ना, जो भी आपको लगता है कि कौन सा प्लगइन यूज किया है निकेत ने या कुछ भी है, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो सब हाँ, अपने नोट पास। डाउन कर लेते हैं, हाँ, डन है डन। ना। एंड देन फिर जब बट डी मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं जा रहा हमारी साइड से। अनिकेत भाई आपको साउंड आ रही है? नहीं जा रही, आपकी भी नहीं जा म्यूट कर रही। दिया था मैंने। अनिकेत भाई साउंड आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी अभी। साउंड आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, डन है ना अर्शदीप भाई? आप जितने भी सबको क्वेश्चंस जो भी हैं आप एक बार नोट डाउन कर लो, और जो भी आपको फिर कुछ पूछना है अनिकेत भाई से आप पूछ सकते हो, है ना, आफ्टर डिकंस्ट्रक्शन के बाद। हाँ, तो मैं यहाँ था कि हुक का पार्ट, अगेन लास्ट वाला जो पार्ट बचता है ड्रॉप वाला, उसमें हुक भी बचता है, लेकिन ये ना थोड़ा सा प्रोसेस होता है, बस इसमें ग्रॉस बीट लगी होती है। आप लोग जानते हो ग्रॉस बीट मतलब गेट होता है बेसिकली, वो कि 1/4 में ऐसे ऐसे करके बजेगा। और इसमें एक ये भी लगाया था मैंने, ऑल्टर बॉय होता है बेसिकली, फॉर्मेट बढ़ा देता है।
ऑडियो का कि मतलब हाई पिच में हो जाती है, जैसे अभी सुनोगे आप, हाई पिच है नॉर्मली, इसको ऑफ कर देंगे। हाँ, तो ये सारा कुछ है इसको। डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी इसको ऑफ कर देता हूँ जो मैंने ऑन करा था। लास्ट वाले सेक्शन में कुछ नहीं है, इस कंसोलिडेटेड पियानो बजता है। डर लगदा है बड़ा मैनू लेकिन ये फ्लूट जो मैंने अभी पहले सुनाई थी उस वाले सेक्शन में, डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे सॉन्ग ये सारा इतना ही है। इसको कितने 12 घंटे लगे मुझे बनाने में। ये चालू हुआ था 17/7/2024 का प्रोजेक्ट है। तो यही था, होपफुली सब समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ये, ज़्यादा कुछ, बट वो ये चीज़ें कहाँ पे कौन सी जगह पे क्या रखना है, कहाँ पे क्या हटाना है, कहाँ पे स्पेसिंग देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है, वो ना वो सारी चीज़ें थोड़ा आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आती है और काम करने में ही आती है। तो आई थिंक दैट वाज इट। तो अब बाकी किसी का अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन? डाउट है तो पूछ सर सकता है। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने बीच में सैंपल्स लगाए ना दिलरुबा के और ये सब आप स्प्लाइस से लेते हो या आप किसी से बजवाते हो? स्प्लाइस स्प्लाइस स्प्लाइस। स्प्लाइस के सैंपल्स हैं, हाँ। मेरे पास अलग अलग, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल से स्प्लाइस डाउनलोड करवा के रख रखा है। एक ट्रिक बताता हूँ स्प्लाइस में ना, जब आप किसी नई आईडी से बनाते हो उसमें आईडी ना, तो उसमें डिस्काउंट आपको मिलता है 200 आई थिंक क्रेडिट्स का। और वो ना आई थिंक 500-600 रुपये उसके साइनिंग के होते हैं, साइनिंग अप के। तो मैं क्या करता हूँ कि रैदर देन रिन्यू करने का, क्योंकि वो 2000 का होता है, तो उसको रिन्यू करने से अच्छा है ना आप किसी और अपने फ्रेंड वगैरह से साइन अप करवा के वो जो 400-500-600 में ना आपको 200 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे ही लूप कर करके मैंने करा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो ये एक काइंड ऑफ चीट कोड है इस चीज़ का। बढ़िया जिस दिन बढ़िया। फंस भाई जाओ आपके ना, पास सिस्टम सिस्टम कौन सा है आपके पास? मेरे पास भी ये तो विंडोज डेल का लैपटॉप है मेरा, बहुत पुराना है, i3 है ये, और इसमें एफ एल हाँ जी। 11 है। तो मैंने जब स्टार्ट करा था मैं इसी में ही काम करता हुआ आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक और लैपटॉप है, ये ना हाँ गेमिंग जी। गेमिंग वाला लैपटॉप है, बट इसके अंदर FL20 मैंने डाउनलोड कर रखा है। बट वो ना शिफ्ट करने में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, चीज़ें ना कुछ कुछ चीज़ें ढंग से शिफ्ट नहीं होते, और इसमें ऑलरेडी मैं करता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं ना इसी में ही करता हूँ अपने पुराने लैपटॉप तो में। भाई जैसे आप प्रोडक्शन करते हो तो ये जो वोकल्स हैं वो आर्टिस्ट आपको भेजते हैं या आप खुद रिकॉर्ड करते हो? क्योंकि लेयरिंग अगर ज्यादा करते हैं हम, कभी अगर कभी मैं प्लगइन्स साथ भी में आप बैठता मिक्स हूँ, करने का। कभी कभी ये वोकल्स हाँ वगैरह जी। रिकॉर्ड होने के साथ में बैठता हूँ, जैसे इसमें मैं था प्रेजेंट जब ये रिकॉर्ड हो रहा था। और कभी कभी मुझे आर्टिस्ट सामने से ही भेज देते हैं, ड्राफ्ट वोकल्स होते हैं। मतलब जैसे ये बीट मैंने पूरी बना के नहीं भेजी होगी, मतलब इसका एक बेसिक वर्जन बना के भेजा होगा मान लो कहीं पे किसी आर्टिस्ट को, तो उसने डमी उस टाइप में। बेसिस पे अपना सारा वोकल रिकॉर्ड कर दिया होगा। फिर ये जहाँ जहाँ पे गैप्स वगैरह हैं, जहाँ जहाँ पे ट्रांजिशंस हैं, गैप्स हैं और ब्रेक्स हैं, वो सारी चीज़ें फिर बाद में होती है। मतलब एक तो बेसिक लूप किसी को भेज दो, उसके ऊपर वो रिकॉर्ड कर ले, फिर बाद में आप अपना अ, खुराफाती चीज़ें मेरा करो। भी क्वेश्चन ये था एक्चुअल में, क्योंकि आपके पास ये जो सिस्टम दिखा रहे हो ना आप, वो काफी हम्म। पुराना है। तो हाँ। जैसे आप मिक्सिंग करते हो तो ऑब्वियसली प्लगइन्स करते होगे, और हम्म। जब प्रोडक्शन भी कर रहे हो तो भी प्लगइन्स कर रहे होगे, तो सेपरेट करके मिक्सिंग करते हो या नहीं, मेरा मतलब? एक्चुअली मैं अब तक ना बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ, तो मेरा मोस्टली सारी चीज़ें जो मेरी ज़रूरत की है ना वो इसमें हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा कोई लेटेस्ट प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, एज ए आइजो
आइसोटोप हो गया, ओजोन, ये सारी चीज़ें मैंने कर नहीं रखी। मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं अपने पास, जैसे सेरम हो गया, वेव्स के हम्म। प्लगइन्स हैं, और ओमनीस्फेयर मेरे काम आता है बहुत। तो मैंने ना चुन अच्छा। चुन के चीज़ें कर रखी हैं और टेस्ट करके डाली हुई है इसमें, जो मेरे लैपटॉप में चले। तो उसके अलावा मेरे को एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मोस्टली केसेस में, अब जैसे ये वाला गाना भी मिक्स मैंने नहीं करा है, मिक्स किसी और ने करा हुआ है। मेरा काम प्रोडक्शन का था ओके। इसमें। प्रोडक्शन तो कॉपी। हाँ मोस्टली इसमें। मेरा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभार मिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैं स्टॉक प्लगइन यूज़ करके ही करता हूँ, कुछ ज़्यादा एडवांस ज़रूरत पड़ती नहीं। अ, भाई जैसे आपने पुराना वर्जन यूज कर रहे हो ना आप, तो मेरा हाँ, क्वेश्चन ये है कि और भी मैंने काफी प्रोड्यूसर देखे हैं, तो ये स्टेबल वर्जन है इसलिए आप अपडेट नहीं कर रहे या मैं कुछ और स्टेबल लॉजिक है इसका? स्टेबल है मेरे में, इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही पूछ रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अपडेट्स भी आते हैं तो वो तो ज्यादा बेटर होने चाहिए, उसमें तो और फीचर्स होते हैं ज्यादा। नहीं, मेरा यही है, मैं अपडेट वगैरह भी नहीं करता। ये 11 है तो 11 ही मैं मतलब 7-8 साल से यही चला रहा हूँ। मतलब मैंने देखा हुआ है, नए एक्सपीरियंस करे हुए हैं एफएल के, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बट मुझे ऐसा कोई नीड नहीं लगी कि ये ओके। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है प्रोड्यूस करने के लिए। फीचर्स सही हैं, अच्छे हैं, मतलब आगे चलते चलते तो आते ही जाएंगे नए नए फीचर्स, अपडेट करते रहोगे आप। बट वो ये हम्म। काम करने के लिए ना, मोस्टली प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आप सीख जाओ कि किस चीज़ को किस तरीके से मैनिपुलेट करके वैसे साउंड बना सकते हैं, तो आपको ज़रूरत है नहीं। आपको बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे आपको एक सिंथेसाइजर चाहिए, ज़रूरी होता है, जो जैसे सेरम हो गया, कुछ भी जैसे साउंड्स बनाने के लिए बेस वगैरह की। और एक ऐसा सिंथ जो वर्ल्ड की साउंड्स, मतलब जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, और फ्लूट की साउंड जैसे चाहिए, और ये सारी साउंड चाहिए अलग अलग, इस टाइप का एक सिंथ अपने पास रखो। और मोस्टली अब सैम्पल्स, अब तो खैर स्प्लाइस तो बहुत इजी है, आपको अगर किसी चीज़ का सैम्पल चाहिए तो उसका सैम्पल निकाल के आप नोट्स मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे अब ये एक एक पूरा लूप नहीं है दिलरुबा का, दो लूप्स हैं। तो उन दो हाँ लूप्स जी। को आपस में स्केल वगैरह चेंज करके मैंने इस तरीके से वो करा हुआ है कि वो एक ही जैसा लग रहा है। तो ये तरीके हम्म। होते हैं, एक बार आप मैनिपुलेट करना सीख जाओ ना साउंड्स को अच्छे तरीके से, तो आप बेसिक चीज़ों में भी बहुत कुछ कर लोगे। आपको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि लेटेस्ट फीचर्स होने चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, या दुनिया भर की चीज़ें आप इंस्टॉल कर लो। बाकी अर्शदीप कुछ पूछ रहे थे आप? एक्चुअली मेरे दो चार क्वेरीज हैं। एक तो सबसे हाँ, पहले आपने बीच में एक सेक्शन पे बताया था जहाँ पे पियानो बज रहा था, वो ग्लाइड करा हुआ है जो आपने थोड़ा सा, हाँ, गिटार गिटार। सॉरी गिटार, हाँ जी, हाँ, है ना? तो वो कौन सा प्लगइन यूज करा था? आपने बोला स्टॉक प्लगइन में ही बनाया वो आपने साउंड। हाँ, मैंने बताया था स्टॉक प्लगइन में सिट्रस का सिट्रस है है, वो। एप्पल का। अच्छा, सिट्रस में करा था वो आपने, ठीक हाँ, है। सिट्रस है ये। इसके ओके। साउंड्स मतलब, आई थिंक ये गिटार, इस प्रीसेट का नाम गिटार वगैरह होगा। इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, मतलब जैसे देखोगे, ये देखो, दुनिया भर के यार, इसमें आप कितना कुछ काम हो जाएगा इसके अंदर। बढ़िया। तो ये स्टॉक प्लगइन है, और स्टॉक प्लगइन्स का ये होता है, ज़्यादा अटकते भी नहीं है। तो मेरे प्रायोरिटी हमेशा ये रहती बनाते टाइम की, कितना कुछ मैं, जो मेरे से नहीं बन रहा है वो उसके लिए स्प्लाइस है, और जो ठीक है। मेरे से बन पा रहा है उसके लिए सीरम है। और जो लाइक एक्सटर्नल प्लगइन्स होते हैं उसमें आप कौन से, आपको लगता है कि ये टॉप 5 प्लगइन्स हैं आपके जो आप यूज करते हैं मेरे वाइल टॉप बीट 5 मेकिंग? तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो सीरम सबसे टॉप पे आता है इन सब चीज़ों में। हाँ जी। सीरम है, ओमनीस्फेयर हो गया, और तुम्हारा वेव्स का प्लगइन मिक्सिंग के लिए सही रहता है, डीएसआर वगैरह उसके अच्छे हैं, और उसके लिमिटर्स वगैरह अच्छे हैं। ओके। ऑटोट्यून मस्ट है एंटेरस का, अगर ओके। आप वोकल में ज़्यादा वो हो तो। ओके। और उसके अलावा तो सारे मेरे ख्याल से बेस, एक ये एक प्लगइन है, आई थिंक फ्री प्लगइन है ओटीटी का, डायमेंशन एक्सपेंडर करके है। ये बेसिकली साउंड को ना एक से मल्टीप्लाई करके थोड़ा वाइड कर देता है, तो आपके दोनों हेडफोन्स में ना थोड़ी साउंड वाइड आती है। फ्री प्लगइन है, आप भी डाउनलोड कर लो। क्या नाम है इस प्लगइन डायमेंशन का, एक्सपेंडर नाम है, अनिकेत भाई? ओटीटी का आता है, जिन्होंने सिरम बनाया है वो है, उनकी कंपनी है। और स्टॉक उसके प्लगइन भी तो अलावा, एक स्टीरियो इनहेंसर करके है ना एफएल का एक, वो हाँ, स्टीरियो शेपर भी एक स्टॉक प्लगइन है वो। और ये दोनों हल्के से, दोनों का साउंड अलग अलग है, मैं दोनों यूज करता हूँ। कभी मुझे वो यूज करता हूँ स्टीरियो शेपर, कभी ये डायमेंशन एक्सपेंडर यूज करता हूँ। इसका क्या नाम उस बताया आपने इससे पहले प्लगइन का जो डायमेंशन एक्सपेंडर। हाँ, डायमेंशन डायमेंशन एक्सपेंडर? एक्सपेंडर से पहले मैंने वेव्स का प्लगइन बताया था मिक्सिंग के लिए। उसमें लिमिटर्स वगैरह अच्छे हैं, डबलर अच्छा है उसके अंदर, डीएसआर उनका ना पैक आता है, ओके। तो वो डाउनलोड
कर सकते हो। और उसके आर्म बताया था मैंने, EQ ओमनीस्फेयर बताया था। EQ कौन सा और यूज करते हैं आप क्या? EQ तो मेरा सारा, ये जो FL का बेसिक है यही है। इसके अलावा मैं कभी दूसरा EQ डाउनलोड ही नहीं करा मैंने। सही है वो। ये सारा कुछ स्टॉक प्लगइन है। लिमिटर एफ, ये फ्री फिल्टर इसका जो लो पास के लिए यूज़ होता है, रिवर्ब, डिले, ये सब मैं इन्हीं का ही यूज़ करता हूँ। क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें, किक स्टार्ट एक यूज़ काम की प्लगइन है। अगर जैसे हाउस म्यूज़िक वगैरह बनाते हो, जैसे इस टाइप का फास्ट पंपिंग टाइप का म्यूज़िक अगर कभी बनाना हो, तो ये क्या बेसिकली साइड चेन कर देता है ऑटोमेटिकली ऑल राइट। साउंड्स को। तो किक स्टार्ट यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी काम की चीज़ है। आपने ना वोकल पे एक प्लगइन यूज करा जो स्टटर इफेक्ट दे रहा होता है, उस वो आपने कैसे क्रिएट करा था, जो लास्ट में आपने वोकल पे स्टटर इफेक्ट क्रिएट करा था? लास्ट का सेक्शन मैंने बताया था कि जो हुक वाला सेक्शन है, हाँ, जो हुक उसको ही वाला बस है। लगा दिया मैंने। और इसके ऊपर ग्रॉस बीट स्टॉक प्लगइन है एप्पल का, जो कि एक गेट के जैसे काम करता है। हाँ, डर लगदा है तो बड़ा ये चेंज भी मैनू, कर सकते हैं। डर लगदा है बड़ा मैनू, तेनू ना मेरी लत लग अब ये जैसे गेट वाला है, ये हर एक डॉ के अंदर कोई ना कोई स्टॉक प्लगइन होता है जो एग्जैक्ट ये चीज कर देता है। ढूंढोगे एलो तो मिलेगा। एलएफओ कर देता है शायद। हाँ, एलोफेस वही भी अभिषेक कर। भाई। जा, हाँ। डर लगदा। तो ये सिंपल है। और इसके ऊपर फिल्टर मारा हुआ है, ये ऑल्टर बॉय करके है, जो मैंने फॉर्मेट शिफ्टिंग के लिए बताया था, जो कि हाई पिच कर देता है। नहीं तो आप इसको बढ़ा दोगे पिच को 12 सेमीटोन्स, तो ये भी वैसे ही कर देगा काम। एक सेकेंड, ये क्या होगा, इसको रीसेट कर देते हैं। उसके अलावा रिवर्ब मैंने बताया था, स्टॉक है, डायमेंशन एक्सपेंडर, लिमिटर वगैरह साइड चेन के लिए मैंने यूज़ करा हुआ होगा। बेसिक डर लगदा है बड़ा मैनू, तेनू ना मेरी लत लग जावे, सिंपल। इसके ओ ऊपर ये जो जिन्नी मैंने बुरी बताया था ये, आदत सी तेरी भी ना आदत बन जावे, डर लगदा है बड़ा मैनू, तेनू ना अनिकेत भाई, मेरी मेरा लत क्वेश्चन है आपसे। जैसे कि ये चीजें तो समझ में आ रही है कि जो भी आपने आइडियाज क्रिएट करा, जो प्लगइन से, ये सारी चीजें तो एक्सटर्नल चीजें हो गई जो कि बात की है। जब आप हम्म प्रोडक्शन करने के लिए बैठे तो मतलब आप अप्रोच क्या लेकर के आए? जैसे कि आपने आर्टिस्ट से आइडिया सुन लिया कि मेरे को हम्म ये आइडियाज हैं और इस पे कुछ करना है, बट एक आपने भी अपना प्रोड्यूसर का एक माइंडसेट होगा ना आपका, कि आपने क्या आइडिया लाना है मेरे को कहाँ पे, क्योंकि आपने ना इस जॉनराज में काफी सारे इंडियन साउंड्स को यूज करा है। जो कि मेरे को हम्म। सबसे अच्छी बात वो लगी कि जैसे कि दिलरुबा आपने यूज करा है, फिर गिटार की स्लाइड्स को यूज करा है। तो मेरे को हम्म। उसके पीछे का माइंडसेट समझना है कि जब आप बैठ रहे थे तो आप किस तरीके से सोच पा रहे थे इन चीजों को? हाँ, अब जैसे ये चीज़ तो देखो, मेरे को पता थी कि अब इस गाने को अप्रोच हमको जर्सी क्लब में ही करना है, बिकॉज कि नॉर्मली ऐसा गाना मैंने सुना नहीं था इस जॉनरा में। दूसरा ये चीज़ थी कि मेरा प्रोड्यूस करने का स्टाइल हमेशा से ये रहा है। मतलब मैं बीट्स भी बनाता हूँ, मेरा बीट्स चैनल भी है। तो उसमें मैं जब से मैंने चालू करा है, मतलब 5-6 साल हो गए मेरे को बीट्स डालते हुए, तो उसमें हमेशा मैंने ये कोशिश करी कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ना मॉडर्न हिप हॉप और इस टाइप के एलिमेंट्स में कंबाइन करने के लिए। तो उसमें हमेशा जो भी मैं गाना बनाता हूँ, या जितना भी मैंने करा हुआ है काम, जितना भी मैंने काम करा हुआ है, जितने भी प्रोडक्शन करे हैं, उसमें मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ भी करके इंडियन एलिमेंट्स उसमें डाल दूं। तो मेरे अप्रोच डिफ़ॉल्ट में ही यही रहती है कोई भी प्रोडक्शन करते टाइम, कि कुछ ना कुछ जो भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जिस टाइप का जॉनरा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडियन एलिमेंट्स डाल दूं। क्योंकि उससे ना एकदम से वाइब सुनने वाले की ना चेंज हो जाती है अचानक से, जब इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हो। खास करके सैड सॉन्ग हो या थोड़ा वैसा इमोशनल सॉन्ग हो, उनमें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स या इंडियन एलिमेंट्स जो भी होते हैं। तो पहला तो ये था कि जर्सी क्लब मैंने और गाने सुने, जर्सी क्लब के जॉनरा में किस किस टाइप के गाने होते, क्या क्या एलिमेंट्स यूज हो सकते हैं, उसके मतलब प्लेलिस्ट सुनी मैंने, यूट्यूब पे सुने, स्पॉटिफाई पे सुने, लूप में सुने। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से आइडिया मिली कि ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे आप प्रोड्यूस करते करते ना, जैसे कुछ टाइम हो जाएगा आपको, तो आपके पास ना डिफ़ॉल्ट ऐसे कुछ ट्रिक्स होंगे अपने एज अ प्रोड्यूसर, ट्रिक्स आपके पर्सनल की, हर गाने में मैं ये चीज़ तो डालते ही हूँ, या फिर हर गाने में मेरे को यही चीज़ तो यूज़ करनी चाहिए एज अ सिग्नेचर काइंड ऑफ। तो वो सारी चीज़ें हो गई। और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का जैसे मैंने आपको बताया, तो ये बेसिकली अप्रोच रहता है। अब जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती कि जैसे एक एलिमेंट डाला मैंने, 2-3 एलिमेंट डाल दिए, उसके बाद मैंने सामने वाले आर्टिस्ट को भेजा, उसने बताया कि ये इसमें से ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो फिर उसको रिप्लेस करके किसी और साउंड से
डाल के, मतलब ये काफ़ी बैक एंड फोर्थ वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि ये सारा कुछ फाइनल मैंने ही बना के सीधा डन हो गया। इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई होंगी जो आर्टिस्ट को नहीं अच्छी लगी होंगी, तो उनको रिप्लेस करके मैंने कुछ और चीज़ें डाली। फिर उसके बाद फिर उसने कुछ मुझे आइडियाज़ बताए, फिर मैंने कुछ चीज़ें बताई। अब जैसे मैंने किसी गाने में, जब जब मैं सुन रहा था रिसर्च करने के लिए यूके इसमें, तो किसी गाने में मेरे को इस टाइप की साउंड एग्जैक्ट तो नहीं थी ना, मैं एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर पाया, बट इस टाइप की स्लाइड्स वाली साउंड मुझे सुनाए, मतलब सुनने को मिली थी। सर जब आप कोई गाना शुरू करते हैं तो हम्म। आपका वो क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है कि आप पहले कंपोजिशन से शुरू करते हैं गाने की या बीट प्रोडक्शन से? मेन तो यार देखो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को गाना गाना है उस चीज़ के, तो रिदम तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और ओके। कॉम्पोजिशन ऐसा है कि कॉम्पोजिशन एक बेसिक आपको तो बनाना ही पड़ता है। जैसे मान लो ये पूरे में अगर चीज़ें चेंज हो रही है, मान लो वर्ड्स में चेंज हो रही है, हुक में चेंज हो रही है, ब्रिज में चेंज हो रही है, तो वो ओके। ज़रूरी नहीं है कि बनाते टाइम ही आपको करना पड़े। बस एक वो है कि बेसिक एक कॉम्पोजिशन आप बना दो, जैसे चार कॉर्ड्स का पैटर्न बना दिया हमने, उसके ऊपर एक सर्टेन टाइप का रिदम लगा दिया कि इसी रिदम में पूरा गाना बजेगा। आगे जो रिदम चेंज करनी होगी वो बाद में देख लेंगे। तो काइंड ऑफ 50-50 है। अब जैसे ये जो बीट लेड आउट करी है जर्सी क्लब की, ये पहले सेम बीट पूरे एंड तक चल रही थी, और कॉर्ड्स जो मैंने दिखाए हैं वो कॉर्ड्स पूरे शुरू से लेके एंड तक चल रहे थे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था गाने की स्टार्टिंग का। ओके। उसके बाद जैसे वोकल्स, पैराडॉक्स ने बहुत बढ़िया वाले वोकल्स और लिरिक्स अपने जैसे ही डाले इसके अंदर, तो हाँ जी। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको एज अ प्रोड्यूसर आइडिया भी लग जाती है कि हाँ, यहाँ पे तो बंदे ने वोकली कॉम्पोजिशन चेंज करी है, तो मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए, तो जैसे रैदर कि देन हम कि। पहले एक बेसिक बीट रेडी कर ली और हम्म। जब किसी ने वोकल्स रिकॉर्ड कर दी तो उसके बाद आइडिया आते हैं कि इसमें कौन सी हमें इंस्ट्रूमेंट और ऐड करने चाहिए, या हाँ वो वोकल्स के हिसाब से एक बार बेसिक बीट रेडी करके। हाँ, मेनली तो नॉर्मली एक जनरल रूल ये होता है कि आई थिंक हर 4 या हर 8 बार के बाद कोई ना कोई एलिमेंट आपका चेंज होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है वो बोरिंग लगे। ऐसा नहीं, बहुत मिनिमल ही रख सकते हो उस चीज़ को, बहुत ही एकदम की जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली गाना सुना होगा आप लोग ने, तो नहीं मेक आउट करा होगा कि इसमें ये भी बज रहा है कि नहीं बज रहा है। वो एज अ प्रोड्यूसर मुझे ही पता है कि क्या क्या डाला है, क्या क्या नहीं डाला है। और वो मोस्टली हर 4 या 8 बार के बाद वो चीज़ें चेंज हो रही हैं या आ रही हैं, ऐड हो रही हैं, या तो उसमें ख़त्म हो रही, डिडक्ट हो रही हैं उसमें। तो भाई यही। तो हमें वोकल्स भाई के बाद सारी वो साउंड सिलेक्शन जो हमें चाहिए थोड़ा थोड़ा कि गाना बोर ना हो, या हमें अलग करते ही रहना चाहिए उसमें? हाँ, साउंड सिलेक्शन के बारे में तो मैं यही बोलूँगी, देखो साउंड सिलेक्शन शुरुआत जो भी करता है ना, सबकी बेकार ही होती है। मेरी भी बेकार ही थी साउंड सिलेक्शन। वो ना आपको एज अ डेवलप करना पड़ता है एक सेंस। वो ना थोड़ा टाइम के बाद जैसे प्रोड्यूस करते जाओगे तो वो डेवलप हो जाएगा ओके। कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इसके साथ ये वाली साउंड तो नहीं जा रही है, इसके साथ मेरे को ना कुछ अलग टाइप की साउंड होगी। अब जैसे नॉर्मली होता है कि स्टार्ट करते टाइम तो आप रैंडमली साउंड्स आपस में डाल देते हो, फिर वो जो भी बनता है बनता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको इस स्टेज में पहुंच जाते हो आपकी, आपने साउंड्स डाली, फिर आप साउंड स्विच करते रहते हो। जैसे प्रीसेट्स हो गए ना, प्रीसेट चेंज करते 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 जो साउंड सही लगती है वो आपको समझ में आती है कि ये वाली साउंड इसके साथ जा रही है। सो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हमें कोई सिग्नेचर साउंड भी अपना बिल्ड करना चाहिए, कोई अलग सा, तो सिग्नेचर मार्केट तो में रहने देखो, के लिए? हाँ मतलब करना तो चाहिए। अब जैसे मेरे लिए मेरा सिग्नेचर तो मैंने यही बना रखा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो भी प्रोडक्शन करी है, जो भी गाने करे, उनमें हमेशा कहीं ना कहीं इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहीं ना कहीं फ्यूज्ड होता है, मतलब उनका फ्यूजन होता है। ओके। तो अब जैसे मैंने वो वाला गाना करा था, आप लोग ने सुना होगा, वो धप्पा करके गाना था, सैड गाना बाली का, हाँ जो जी, हाँ रील में जी। बहुत चला था, वो भी मैंने हाँ प्रोड्यूस करा था। तो हाँ। उसमें जो मेन जो बजता है, जो पै 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 करके बजता है शहनाई जैसा, वो भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट था। ओके। तो एज अ सिग्नेचर मैंने अपना ये बना रखा है कि कहीं भी प्रोडक्शन करूँ तो जहाँ पे पॉसिबल हो, जो मतलब गाने को बिगाड़े ना। अगर बिगाड़ रहा है तो रैदर देन उसको डालो ही मत, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसी भी तरीके से तो वो चीज़ डालो। और एक सिग्नेचर स्टाइल तो मैं ये बोलूँगा कि जॉनरा की अगर बात कर रहे हो, तो एक प्रोड्यूसर को, अगर आपको एक वर्सेटाइल प्रोड्यूसर बनना है, तो एक एक ही जॉनरा में स्टिक बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब जैसे आपके पास कोई किसी तरीके का भी काम आता है, किसी तरीके का भी एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक आता है,
आप सुनो यार, आप स्पॉटिफाई पे सुनो, यूट्यूब पे सुनो कि ये कौन सा टाइप का जॉनरा है, उसी जॉनरा के 10 गाने सुन लो, वो बनाना सीख लो, अपना स्किल बेसिकली डेवलप कर लो उस जॉनरा में। तो एक जॉनरा पे स्टिक रहना बिल्कुल भी मतलब सही नहीं होता एक प्रोड्यूसर के लिए। आपके पास जितने जॉनरा हैं, आप एक वर्सेटाइल प्रोड्यूसर बनो कि मेरे पास जो भी आएगा मैं उस टाइप का बना लूंगा। तो हमें एक प्रोड्यूसर टैग भी बिल्ड करना चाहिए गाने हाँ, के प्रोड्यूसर शुरुआत टैग में। तो बिल्ड करना चाहिए। अब जैसे इसमें मेरा हमेशा से प्रोड्यूसर टैग रहा ही है, अनि ड्रॉप दैट शिट करके। जैसे इसमें जो भी गाने मैंने बनाए हैं, उसमें मोस्टली ये बजता ही है। तो तो ये आप आपने भी बिल्ड एक कर सकते साइट हो। से बनवाया था, इस ये आपने खुद क्रिएट किया हुआ है? ये तो मेरा खुद की आवाज़ है, मैंने पिच डाउन करी हुई है, यानी ड्रॉप दैट शिट बोला है मैंने, पिच डाउन कर दी उसको। ओके। सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बाकी थैंक यू परिजन, भाई, मेरे बहुत परिजन सवाल हो कुछ गए, अब पूछ रहे थे। किसी और। अनिकेत भाई, मेरा बस एक क्वेश्चन है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है इंडियन हिप हॉप का क्या फ्यूचर होगा आने वाले टाइम पे, 2-3 साल पे? जो हिप हॉप प्रोडक्शन का अगला फ्यूचर साउंड है, या फिर यूं कह लो कि जो ट्रेंड है वो क्या होने वाला है? और अगर आपको एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अगर एक एडवाइस देना होगा कुछ प्रिपेयर करने के लिए, तो वो क्या हो सकता है? यार देखो, इंडियन हिप हॉप तो आगे बढ़ने वाला है, मतलब मेरे ख्याल से और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक बजने वाला है। क्योंकि पहले ना जब चालू हुआ था तो बीट्स वगैरह बहुत सिंपल थी, और जब स्टार्टिंग में सुनता हूँ, जब से मैं सुनता हूँ आ रहा हूँ, तब इतने ज़्यादा इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं होते थे बीट्स में। आजकल मेन कहीं पे आपको जैसे कोई गाना वो सुनने को मिलता है, मतलब कोई गाना आपके कान में स्टक रह जाता है, तो वो कभी कभार तो उस सैंपल के बेसिस पे ही होता है कि वो काफी ज्यादा इंडियन या तो साउंड करता है, या तो मतलब ट्रैप वाले एलिमेंट्स आजकल मुझे कम सुनने मिलते हैं, इंडियन इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सुनने मिलते हैं। और आजकल लोग हिप हॉप ट्रैप से होके और थोड़े अलग अलग जॉनरास में जाने लगे। जैसे ट्रिपल ओजी, आपने डिवाइन का सुना है? वो जो ड्रम पैटर्न है, वो एक टाइम था कि वो हर गाने में वही ड्रम पैटर्न सुनने को मिल रहा था। तो ऐसा है कि हो सकता है आगे जाके और ज्यादा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक हो जाए, मतलब ट्रैप बेसिस पे ना रहे, डब स्टेप भी आने लग जाए। डब जैसे करण कंचन बहुत अच्छा काम करते हैं इन सब चीज़ों में। अब उसकी नई एल्बम मैंने सुनी, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल, काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। बाकी अपकमिंग आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट का तो मुझे पता नहीं, मैं एज ए प्रोड्यूसर तो यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी जॉनर्स, जैसे मार्केट में जो भी जॉनर्स आता है नया, जैसे आपने कहीं सुना और आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ें, तो ट्राई करो कि हमेशा कोई भी गाना जैसे आपको जो बहुत अच्छा लगे, जिसकी बीट, वो डाउनलोड करो, अपने डॉ में डालो और एक्सपेरिमेंट करके देखो उसी जैसा रेप्लिकेट करने की। क्योंकि उस प्रोसेस में हमेशा यही होगा कि आप एग्जैक्टली रेप्लिकेट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको सीखने मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली। और दूसरा ये होगा कि वो बनेगा ही कुछ और, क्योंकि एग्जैक्ट हमेशा कॉपी करने कोई जाएगा तो कॉपी कोई किसी के कर ही नहीं सकता। हमेशा उस प्रोसेस में बंदा सीख ही जाता है कुछ नई चीज़, और फिर वो बाकी अपने प्रोडक्शन में अप्लाई कर लेता है। और जो भी जॉनर, जितने भी जॉनर्स आपको लगे कि सीख लेने चाहिए आपको, उतने जॉनर्स सीखो एज अ प्रोड्यूसर को। अब जैसे मैं अगर ट्रैप और हिप हॉप में स्टक रहता तो इस टाइप का गाना, या वक्त जो दूसरा गाना था ECP का, वैसे टाइप के गाने हो सकता है नहीं बना पाता। बट मैंने स्टार्ट ही करा है, मैंने प्रोडक्शन वगैरह की, मैंने स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से करा था, EDM डब स्टेप बनाता था पहले। उसके बाद फिर थोड़ा ट्रैप हिप हॉप में आया उस चीज़ को, और बाय द टाइम मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी पॉप सॉन्ग्स बनाए हुए हैं, और खुद के लिए भी ऐसे पॉप सॉन्ग्स बनाए हुए हैं। तो उन सारी प्रोसेस में मैंने ना मोस्टली जॉनर्स कवर कर लिए हैं जो कि मार्केट में आई थिंक चलते हैं। तो और रैदर देन अगर कोई नया जॉनरा आता है, अब जैसे वो खम्मा घड़ी वाला गाना आपने सुना होगा, बहुत चल रहा था वो। सुना है। उसका उसका बीट पैटर्न मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो कभी मैंने वो ट्राई करके देखा, मतलब ऐसे बना के कि एग्जैक्ट फिगर आउट करने के लिए कि बीट पैटर्न है क्या। जब आप जैसे प्रोडक्शन में कुछ टाइम हो जाता है ना, तो आप साउंड्स को ना ऐसे सेपरेटली सुनना सीख जाते हो कि जैसे किक बज रही, किसी ड्रम पैटर्न किक बज रही, तो आप इतने केपेबल हो जाओगे कि सिर्फ किक ही किक सुन पाओगे, कि इस जगह पे किक है और इस जगह पे स्नेयर है और इस जगह पे स्नेयर है। हाई हेड्स का पैटर्न आप कैसे सुन 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 के ही रेप्लिकेट कर सकते हो। तो उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करो अपने एज ए प्रोड्यूसर। ईयर ईयर ट्रेनिंग बोलते हैं उस चीज को, ईयर ट्रेन करना एज ए प्रोड्यूसर के लिए बहुत जरूरी है, जो भी अग्रीड। मार्केट में आ रहा है साउंड्स उनके हिसाब से। अभी भाई मेरा एक मार्केट, क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन बस मेरा, अभी मार्केट में AI टूल्स बहुत तेज़ी से बेसिकली बढ़ रहे हैं, खास करके हम्म। प्रोडक्शन में भी, क्योंकि इजीली लूप्स, मिक्सिंग और साउंड जनरेशन सब आसानी से कर देते हैं। फ्यूचर हम्म। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक प्रोड्यूसर को
खुद को रेलेवेंट रखने के लिए कौन सी ऐसी ह्यूमन स्किल पे काम करना चाहिए जो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा आने वाले 5 साल में या 10 साल? यार देखो, एआई आजकल आजकल तो ठीक, आजकल जो एआई चल रहा है उसमें तो जो भी सुनने वाला होता है वो समझ जाता है कहीं कभार, क्योंकि उसमें आर्टिफैक्ट्स होते हैं कभी कभार, तो मोस्टली चीज़ें मेक आउट कर देता है। हो सकता है आगे जाके थोड़ा और परफेक्ट हो जाए एआई तो, बट ये है कि एआई ना कुछ चीज़ें जो क्रिएटिविटी होती है ना इंसान की, अब जैसे इस बीट में मैं कहीं पे, अब जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट मैंने डाल दिया, हो सकता है एआई में वो कमांड डालूं तो वो उस तरीके से कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता जिस तरीके से मुझे चाहिए और जो सुनने को मिल रहा है इसमें। तो कुछ चीज़ें जो ह्यूमन क्रिएटिविटी होती है ना वो वहीं तक ही सीमित है। मतलब एआई कितना भी, एआई ना मोस्टली कमांड बेसिस पे ही काम करता है। आप जितना अच्छा कमांड दोगे उतना अच्छा वो होगा। मतलब खुद का दिमाग तो उसका कुछ है नहीं कि कहाँ पे क्या अच्छा लगेगा, कहाँ पे हो सकता है बहुत सारे सॉन्ग्स अच्छे निकाल दे वो, अच्छे मतलब सूदिंग लगे, बट मान लो अगर मुझे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं आधे से बीट ही चेंज कर दूं या फिर मैं वहां पे कुछ और ही डाल दूं या कोई ऐसी चीजें डाल दूं जो आपस में जाती नहीं है। जब जैसे ये जर्सी क्लब जॉनरा, मान लो जर्सी क्लब है, अब जर्सी क्लब में इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का ब्रिज कहाँ पे आ सकता है? ये तो एक ह्यूमन क्रिएटिविटी ही है ना, काइंड ऑफ, ये कोई एआई जनरेटेड चीज नहीं है। तो मुझे लगता है जब तक इंसान क्रिएटिव रहेगा तब तक एआई तो अपनी जगह ही रहेगा, और जो लोग गाने बनाते हैं गाने बनते रहेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि प्रोड्यूसर्स आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे, क्योंकि भाई एक मेरा बंद क्वेश्चन था। एआई जब कोई आर्टिस्ट के साथ बैठता है प्रोड्यूसर, और जो प्रोसेस होती है गाना बनाने की वो एआई के साथ तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन टॉक होती है। मतलब समझना पड़ता है इंसान को सामने वाले का गाने के लिरिक्स क्या है, वो क्या कन्वे करना चाह रहा है, किस फीलिंग से कन्वे करना चाह रहा है, और उसका इमोशन क्या है, वो आउटपुट क्या चाहता है उस चीज से। तो ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है ना, ये एआई से कभी नहीं हो सकता। अग्रीड भाई, अग्रीड, थैंक यू सो मच। भाई हम्म। इसमें आपने कितनी बेस बनाई है? 3 टाइप की बेस बनाई है मैंने देखा। एक बार फिर से इसमें दिखाना बेस। हाँ, इसमें बेस। बेस इसमें दो हैं। एक सिरम का बेस है, वो मैंने कंसोलिडेट कर दिया है। वो एक्चुअली में बेसिकली ये वाला जो रोड्स का नोट है ना, यही सेम नोट्स कॉपी करके उसमें बज रहे हैं। बस उस सिरम का इसमें मैंने डिलीट कर दिया है वो, क्योंकि वो अगेन ये थोड़ा ना अटक रहा था मेरे में इसको। ओके। तो और वो एक आपने सिरम वन का शॉट से भी बनाया था कुछ? सिरम का बेस है, और एक डिफॉल्ट इबनेज है जो कि एफएल का डिफॉल्ट बेस आता है। दो बेस हैं बस, दैट्स इट। और वो तीसरा वाला जो लास्ट में बचता है वो बस एक वन शॉट है, जो कि किसी कश्मीर का सिंपल वन शॉट है। बहुत सारी चीजें तो आप विदाउट कोई सिंथ डाउनलोड करे ना वन शॉट से ही बना सकते हो। अगर किसी साउंड की वन शॉट निकाली और उसको मिडी में डाल दिया, बस आपको साउंड्स मिल गई, आपका बिल्कुल सीपीयू लोड नहीं खाएगा, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अलग अलग चीजों से। तो वन शॉट्स मैं बहुत यूज करता हूँ अपने गानों में, सिंथ सिंथ के की जगह पे। ओके। इसमें आपने ये गाने बनाने में पहले म्यूजिक बना था या लिरिक्स कंपोजिशन बने थे? इस गाने में क्या बोला आपने, लिरिक्स या कॉम्पोजिशन क्या? हाँ, लिरिक्स या कंपोजिशन पहले बने थे या म्यूजिक पहले बने? देखो, मेरे को एक आइडिया बताया था पैराडॉक्स ने कि इस टाइप का गाना है, और हुक उसने ऑलरेडी मतलब ऐसे गुनगुना के ऐसे बताया हुआ था कि ये है ना। ओके। और कुछ गाने एज एन एग्जाम्पल सुनाए थे कि इस टाइप की वाइब चाहिए, तो उसके दिमाग में उसके पास तो कॉम्पोजिशन पूरी थी, बस मुझे ये था कि वो बीट क्रैक करनी थी जिसके ऊपर वो कॉम्पोजिशन जाए। तो मैंने बेसिकली दो कॉर्ड जैसे मैंने बताए, ये जो पैटर्न है ये बनाया, और उसके ऊपर वो बीट पैटर्न जो यूके जर्सी क्लब का पैटर्न है ये मैंने बनाया, क्योंकि उस टाइप के ही जोन के मुझे गाने सुनाए थे। तो मैंने ना थोड़ा डिस्कवर करा, थोड़ा रिसर्च करा, और वो साउंड्स रेप्लिकेट करने की कोशिश करी। तो उसके प्रोसेस में ये सारी बहुत बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने से डाल दी। बहुत सारी चीज़ें जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये जाइलोफोन हो गया, और ये गिटार का सैंपल हो गया, वो जो स्लाइड वाला गिटार है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है। अनिकेत, मेरा एक क्वेश्चन था कि हाँ। चलो ये आपने तो पैराडॉक्स के साथ कस्टमाइज्ड बीट बनाया है एक हम्म। तरीके से। सो बीइंग अ प्रोड्यूसर, अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट रैपर्स टू परचेज योर बीट्स, सो व्हाट हाउ योर अरेंजमेंट शुड बी, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें देखी है ना कि मतलब मैं काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक करता हूँ। मेरे खुद के सॉन्ग्स के अरेंजमेंट्स रहते हैं, वो शायद किसी और रैपर को सूट
सुटेबल ना हो. सो व्हाट इज दैट वन अरेंजमेंट आप कहना चाहोगे कि ये अरेंजमेंट मोस्टली तो भी रैपर्स यूज करते हैं? क्योंकि मैं बीट सेलिंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है काइंड ऑफ कभी कभी कोई अरेंजमेंट वर्क कर जाती है, कोई कभी कभी नहीं वर्क करती है. आई डोंट वांट दैट वन अरेंजमेंट कि हाँ इस पे मोस्टली तो भी एक रैपर हो ही जाता है फिट इन, कैसे तो भी. देखो, बेसिक अरेंजमेंट अगर पूछ रहे हो तो वो तो सिंपल है। जैसे इंट्रो रखा, उसके बाद हुक रखा, उसके बाद वर्स रखा, और वर्स के दो पार्ट रहते हैं। एक मतलब जैसे हुक के बाद जब वर्स आता है तो हुक का वर्स का एक पार्ट में बीट पैटर्न एक चल रहा हो, उसमें से एलिमेंट्स आप कम कर दो, बहुत सारे जो हुक में डाले हुए हैं एलिमेंट्स कम कर दो। फिर हुक वर्स का जब सेकंड पार्ट चले उसमें कुछ एलिमेंट्स चेंज कर दो। एंड देन नॉर्मली क्या होता है कि या तो डायरेक्ट हुक आ जाता है, या तो अगर आपको रखना है तो एक प्री कोरस सेक्शन होता है जहाँ पे बीट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं, फिर दोबारा हुक, एंड देन यही सारा चीजें रिपीट। नॉर्मली हिप हॉप के गानों में यही स्ट्रक्चर चलता है। आपकी इंट्रो डालो, हुक डालो, वर्स डालो, दोबारा प्री कोरस डालो, हुक डालो, एंड देन वर्स टू डालो। वर्स टू में आप थोड़ी बीट चेंज कर सकते हो, बट नॉर्मली क्या होता है कि लोग जैसे बीट खरीद के अगर कुछ करते हैं ना, जिनको थोड़ा बहुत आता है, अगर आप बीट सेक्शन डालोगे ना तो कभी कभार वो लोग खुद से काट पीट के अरेंज भी कर लेते हैं, तो उतना ज्यादा आपको उस चीज के ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मेरा भी बीट का चैनल है, मैं भी बीट वगैरह सेल करता हूँ, तो मैं हमेशा यही स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ अपना, कि इंट्रो हो गया, उसके बाद हुक हो गया, फिर उसके बाद वर्स हो गया, एंड अगेन ये सारा जो लोग बीट लेते हैं वो सारी चीजें अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं मोस्टली। या तो जिसको स्टेम्स चाहिए होता है वो स्टेम्स ले लेता है। ओके, और बीट थैंक यू. चैनल अगर बनाया अपना तो यही बोलूंगा कि कोशिश करो कि कुछ ना सिग्नेचर साउंड अपना रखो। मोस्टली आप बीट्स तो हर तरीके की डालो, एक्सपेरिमेंट हर तरीके का करो, बट एक एक स्टाइल होता है ना एक की। कोई अगर तुम्हारे चैनल पे आएगा या तुमसे काम तुम्हारी बीट्स लेना चाहेगा तो वो क्यों लेना चाहेगा, उसमें कुछ यूनिक क्यों है, मतलब क्या है ऐसा, तो बेसिकली ये प्रेस चीज भी. फिगर आउट करना थोड़ा यप, जरूरी है। यप, यप. थैंक यू. ब्रो, मेरा एक डाउट था। हम्म अ, जैसे ये आपने जो प्रोजेक्ट था ये आपका कोलैबोरेटेड था पैराडॉक्स के साथ, राइट? तो हम्म टू एंड फ्रो चला होगा, आपका भी चला होगा, मतलब माइंड इस पे, पैराडॉक्स का भी चला होगा। अब जैसे हम्म जैसे हाँ, मैं हूँ, हम लाइक अभी मतलब वी आर बिल्डिंग आवर पोर्टफोलियो हम्म कोलैब विद प्रोड्यूसर्स। तो हम जैसे कुक करते हैं बीट्स अपनी हम्म पर्सनल लेवल पे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इतना ही ज़्यादा ओवर वो कर देते हैं, मतलब प्रोडक्शन कर देते हैं कि हमें वो अच्छा लग रहा होता है, बट रुकना कहाँ है वो समझ नहीं आता। तो मतलब उसका वो एक्सपीरियंस से आता है, या फिर वो मतलब उस पे भी कुछ है कि हम देख सकते हैं कि भाई हाँ ये 4 बार या 8 बार लूप अच्छा लग रहा है, इस पे हम अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो वो कैसे समझ में आता है, या वो एक्सपीरियंस से आता है, हमें उस पे थोड़ा बता सकते हो? यार, इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि पहले भी मैं भी इसी चीज़ पे स्टक था कि चीज़ें ना आप बढ़ते जाते हो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हो, आपको लगता है कि इसको भरा भरा साउंड कराने दो। हम्म तो वो ना उस प्रोसेस में होता है कि आपको तो अच्छा लगता है, हो सकता है सामने वाले को। मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैं बीट्स जैसे बनाए, मैं पहले क्या बहुत सारी चीज़ें भर देता था, तब कभी कभार जो रैप करने वाला होता है या जो गाने वाला होता है ना, उसको जगह नहीं मिलती उसके ऊपर अ, गाना गाने की या रैप करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी बीट्स पूरी भरी हुई होती है या हम्म प्रोडक्शन काफ़ी भरी हुई होती है। तो वो ना एक दो गाने किसी और के साथ, जैसे आप अपने फ्रेंड्स या अपने किसी नोन के साथ कोलैब करने के बाद, गाने बनाने के बाद ना, थोड़ा बहुत जब आप इस चीज़ में घुसोगे ना कि किसी के साथ गाना बनाने का प्रोसेस जो होता है, क्योंकि अकेले प्रोडक्शन करते करते ना आपको ये लगेगा कि मैं चीज़ें भरते जाऊं भरते जाऊं भरते जाऊं, बट किसी के साथ काम करने के बाद आपको लगता है ना कि उस बंदे के लिए थोड़ा छोड़ना पड़ेगा जगह, पॉकेट्स छोड़ने पड़ेंगे कि कहाँ पे उसकी वोकल की साउंड भी आए। जो जितने इंस्ट्रूमेंट्स आपने भरे हैं, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें मैं कम कर देता हूँ, अननेसेसरी है। अब जैसे ये जो मैंने सुना है, ये एक्चुअली में अगर इन सब चीज़ों की वॉल्यूम मैं एक बराबर कर दूँ तो ये भी बहुत भरा हुआ लगेगा, बट वो जो वॉल्यूम मैनिपुलेशन है चीज़ों का, कि किसको किधर पैन करना है, किसको कितना वॉल्यूम और एलिमेंट्स कहाँ पे आने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एक डाला हुआ है तो पूरे गाने के लूप होता जा रहा है वो चीज़। कहीं पे डालो, कहीं पे मत डालो, कोई चीज़ें कहीं से हटा दो, कहीं पे ऐड कर दो। तो ये वाली चीज़
आती तो एक्सपीरियंस से ही है, बट किसी के साथ गाना बनाने के बाद आई थिंक ज़्यादा बेटर आती है, रेदर देन खुद से भाई सोचते रहोगे ये चीज़। भाई इसमें आप इसकी वोकल लेवलिंग चेंज जो दिखा थी, सकते हो। इसमें इसमें जो वोकल चेंज यूज करी है वो मतलब आपने करे हैं वोकल या किसी थर्ड पर्सन ने करे हैं? पैराडॉक्स के जो वोकल्स पे प्रोसेसिंग करी है इस पे? ये वोकल मिक्सिंग तो मतलब ये मैंने एक बेसिक मिक्सिंग करी हुई है कि प्रोडक्शन करने के लिए, हम्म। कि मतलब मैं रॉ वोकल पे प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे इतना समझ नहीं आएगा, तो बेसिक जो मिक्सिंग होती है वो मैंने करी हुई है, और फिर कंसोलिडेट कर दिया, लेयर्स वगैरह थी इसमें बहुत सारी, तो वो मैंने मिक्स करी हुई है। उसके ऊपर उसके बेसिस पे मैंने ये प्रोड्यूस करा हुआ है सारा कुछ, और फिर जो सारा जो रॉ वाली फाइल्स है, ये स्टेम्स वगैरह जो भी रॉ है, फिर मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी और फिर मिक्स कहीं और हुआ है ये। ठीक है, थैंक यू। भाई इसकी लेवलिंग देख सकते हैं हम। लेवलिंग, हाँ जी। लेवलिंग देखो, लेवलिंग तो इसमें बहुत अलग अलग है आई थिंक। ये देखो, एक सेकंड इसको बजाता हूँ मैं, प्ले करके मैं दिखा देता हूँ लेवलिंग। डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे राहत बन जावे चाहत बन जावे अकेले में सताए तुझे आहट बन जावे जावे चने आवे मेरा सरना नी तेरे बिना करदा जी मेरा भी दिल तेरे कोल रहना चावे आवे मैं नादा हूँ मैनू दुनिया तो बचा ले आवे चने आवे बचा ले मैनू बचा ले डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लेवलिंग का भी यार, कि लेवलिंग का भी एक्सपीरियंस ना करते करते ही आता है आपको, कि किस चीज़ का वॉल्यूम आपको कितना रखना है। नॉर्मली स्टार्टिंग के टाइम पे हम सारी चीज़ों का वॉल्यूम ना मैक्स रखने की कोशिश करते हैं कि हर चीज़ ज़ोर से सुनाई दे, बट बाय द टाइम आपको समझ में आता है कि वो चीज़ें सही नहीं होती, चीज़ों की जगह होती है एक्चुअली में, हर चीज़ की हर फ्रीक्वेंसी की जगह होती है। एक बार वो फिगर आउट आप कर लो वो चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाता है कि किस चीज़ की वॉल्यूम कितनी रखनी, किसकी कितनी नहीं रखनी। क्योंकि कभी कभार दो एलिमेंट्स की साउंड अगर आप सेम रखोगे तो दोनों की ही नहीं सुनाई देगी, ऐसा होता है, दोनों की एग्जैक्ट नहीं सुनाई देगी, तो एक दूसरे को ओवरशाइन कर देगा या ऐसा कुछ होगा, तो वो करते करते ही समझ में आता है। अनिकेत भाई, आप पैनिंग कैसे करते हैं? पैनिंग के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? पैनिंग के लिए तो अब जैसे इसमें मोस्टली तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं पैनिंग का, बट नॉर्मली मैं पैनिंग के लिए अगर किसी चीज़ को जैसे फ्रंट में नहीं रखना है मेरे को, साउंड को किसी साउंड को फ्रंट में नहीं रखना है, बैक में रखना है, तो स्टीरियो शेपर बहुत अच्छा जैसे स्टॉक प्लगइन है, क्योंकि वो फ्रंट से हटा के ना आपके लेफ्ट और राइट में रख देता है, वो वो बहुत प्रीसेट अच्छा होता है। है उसमें उसमें प्रीसेट होता है, हाँ, प्रीसेट होता है उसमें। प्रीसेट होता है, नहीं तो रैंडमली जैसे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ जैसे इसी है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना आदत बन जावे डर लगदा है बड़ा मैनू तेनू ना मेरी लत लग जावे ओ जिन्नी बुरी आदतां सी साडी तेरी भी ना इसमें सुनाई नहीं देगा, बट कभी हेडफोन में सुन के ये चीज करके देखना कि आपको फील होगा सोने के लिए कि वैसे आप चीजें जो, फ्रंट से ना। हाँ, जो एडिशनल वोकल्स होती है, मे बी 3 लेयर्स रखते होगे आप वोकल्स की, है ना? एक तो लीड वोकल होती होगी, एक आप लेफ्ट राइट हाँ के लिए भी रखते होगे पैनिंग में, हाँ 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 है ना? हाँ तो लेफ्ट एग्जैक्टली। राइट में जो लेफ्ट राइट वोकल्स रखते हो आप, तो वो कितनी लेफ्ट राइट रखते हो आप, या हर बार टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, या आपका एक सिग्नेचर साउंड है कि आपको लेफ्ट वाले जो वोकल्स हैं वो यहाँ पे ही चाहिए, और फिर उसके हम्म अलावा आप जो हाई हैट्स होते हैं वो लेफ्ट राइट में कहाँ पे रखते हो? हाई हैट्स हो गए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सेंटर पे ही रखते हो हमेशा, देखो ड्रम नॉर्मली पैटर्न्स में वो भी? सबसे पहले तो वोकल में एक डिफॉल्ट रूल तो मैं यही फॉलो करता हूँ कि मेन वोकल तो फ्रंट में रहती है, लेफ्ट और राइट वाली हमेशा फुल लेफ्ट और फुल राइट, और हल्का सा ना वोकल्स को ऑफसेट करना जरूरी होता है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा गैप छोड़ देना, राइट। कि मतलब वो ना हल्का सा बहुत मिली सेकेंड का, क्योंकि आप जैसे सेम रखोगे ना दोनों दोनों की प्लेसमेंट सेम रखो जैसे अब आई थिंक इसमें अगर मैं बता पाऊँ, अब जैसे मान लो ये दो वोकल लेफ्ट और राइट है, मेन वाली छोड़ के लेफ्ट और राइट वाली वोकल्स है अपने पास ये डीटी बेसिकली, तो अब जैसे एक को मैंने लेफ्ट पैन कर दिया फुल 100, और दूसरे वाले को, इसको एक सेकंड यूनिक करना पड़ेगा मेरे को। दूसरे वाले को आप 100 से थोड़ा कम कर लोगे, 90 95 अराउंड ऐसा कुछ?
नहीं, दूसरे को भी मैं राइट की तरफ पूरा 100 कर दूंगा। 100 ही रखोगे, ऑलराइट। हाँ, एंड देन इसको क्या करके जूम करके हल्का सा ऐसे हल्का सा ओह ऑफसेट ओके। करने की जरूरत होगी, राइट क्योंकि राइट ये राइट। करने के गॉट बाद इट। आपको जो साउंड सुनाई देगी ना वो पूरा एकदम प्रॉपरली लेफ्ट राइट में फील होगा वो साउंड। क्योंकि जब हम राइट ऐसे रखते हैं ना तो मोस्टली ये होता है कि उनकी, क्योंकि वोकल तो दोनों सेम है, वो इफेक्ट उतना भर के नहीं आ पाता। क्योंकि जो राइट कोरस वगैरह ऐसे वाले जो भी इफेक्ट्स होते हैं ना, अगर आप चीज़ों को हल्का सा, अगर जैसे दो दो चीज, अब जैसे ये दो वोकल अलग अलग होते, हम्म। मान लो कि लेफ्ट का वोकल अलग होता, राइट का अलग होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर सेम वोकल्स हैं, जैसे हाँ मेरी यहाँ पे सेम है ये वोकल्स, अगर मुझे सेम वोकल से डीटी बनानी है, ये भी एक ट्रिक है जो मतलब मैं नॉर्मली यूज करता हूँ। अगर सेम वोकल से डीटी बनानी है तो आप एक को लेफ्ट पैन करो, दूसरे को राइट पैन करो, हल्का सा ऐसे ऑफसेट कर दो, और अगर और ज्यादा चेंज रखना है तो हल्का सा मान लो 100 सेंट्स आगे पीछे कर दो दोनों को। तो इससे राइट, क्या तो होता है एक कि तरह से किसी, मैनुअली उसमें एक रियलिटी ऐड कर रहे हैं, एक रियल हाँ, वोकल ऐड मैनुअली कर रहे हैं, उसमें एक वो डिले ह्यूमन भी वाला आ रहा है थोड़ा फैक्टर आ सा। जाता है कि थोड़ा सा ये मतलब अलग है, क्योंकि ऐसे कंप्यूटराइज नहीं सुनाई देता फिर वो। राइट राइट। और ड्रम्स के लिए आप लेफ्ट Right. राइट में क्या रखते हैं, हाई हैट्स में या ऐसी ड्रम्स के चीजें? लिए ऐसा है कि जो नॉर्मली मेन जो हाई हैट्स होते हैं उनको तो मैं सेंटर में रखता हूँ। जैसे मान लो रोल्स वगैरह हो गए जो हाई हैट्स में हम डालते हैं, रोल्स वगैरह कभी कभार मैं लेफ्ट राइट में पैन कर देता हूँ, जैसे मैंने इसमें राइट मे भी शायद करा हो, बट मुझे लगता नहीं है। लेट्स सी। हाँ, इसमें तो नॉर्मली मैंने करा नहीं, बट रैदर देन कभी ऐसे नीड पड़ती है ऐसे इन सब चीज़ों की, तो वही आप हल्का सा ऐसे कर दो, हल्का सा 18-20% लेफ्ट पैन कर दो, उतना राइट में पैन कर दो। क्योंकि हाई हेड्स को बहुत ज़्यादा पैन करोगे ना तो मेरे ख्याल से रोल्स में ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि अगर मेन में पैन करोगे ना तो इंसान एकदम सुनने वाला होगा ना, उसका फोकस सिर्फ हाई हेड्स में ही जाता रहेगा, इधर उधर बजता जा रहा है। राइट। स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही पैनिंग यूज़ करनी चाहिए, जैसे कोई एलिमेंट हो गया या फिर कोई परकशन हो गया, वो सिर्फ लेफ्ट राइट में बजे तो वो बेटर होता है, सही रैदर ब्रो। देन जो मेन चीज़ें हैं ना वो उनको सेंटर में रखो तो ज़्यादा सही रहता है। जैसे पैड्स वगैरह हो गए, इनको आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, बढ़िया, गॉट इट। परकसिव एलिमेंट्स को कर सकते हो, बट मेन एलिमेंट्स को नहीं। सही है, थैंक यू ब्रो, थैंक्स। भाई एक प्रोडक्शन के बारे में पूछना था कि आपने बताया कि हुक लाइन और वर्स के बारे में बताया कि वैसे प्रोडक्शन करके, तो जैसे अब बाहर जितने भी रैपर्स हैं उनकी बात करें, वो तो फ्री स्टाइल भी करते हैं, और फ्री स्टाइल का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? फ्री स्टाइल को तो यार आप जैसे नेट पे भी अगर यूट्यूब में जाओगे बीट सुनने, अगर तो भी फ्री स्टाइल का तो ये होता है कि एक ही बीट चलते रहती है, बस ये है कि 8 या 16 बार के बाद मे भी थोड़ा सा वो बीट चेंज कर देते हैं। तो फ्री स्टाइल का तो कोई फिक्स वो नहीं है यार, आप बीट या तो सेम रख दो, और अब जैसे मान लो तुम्हारा सेशन है किसी के साथ, उसने फ्री स्टाइल करके भेजा हुआ है, तो वो जिस हिसाब से करेगा उसके हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि उसकी, मान लो फ्लो चेंज हो गया 4 बार के बाद, तो तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा मोनोटोनस चल रहा है, मैं थोड़ी सी बीट चेंज कर दूं, तो वो सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। मतलब फ्लो के हिसाब से फिर डिसाइड करना पड़ता है, रैदर देन स्ट्रक्चर के हिसाब से, कि बंदा मतलब एज अ लिसनर सुनो चीज़ों को कि ये कब तक मुझे बोरिंग लग रही है और कहाँ पे मुझे चेंज कर देना चाहिए। ठीक है। बाकी परिजत कुछ पूछ रहे थे आप? जी सर, मुझे पूछना था कि किक कौन सी यूज हुई है सर इस सॉन्ग में? किक, यार इसमें 3 टाइप के किक है। हम जैसे एक तो ये सिनेमैटिक्स की और चिटके के फ्री पैक है सिनेमैटिक्स का कोई सा, एंड उसके बाद वो मैंने पहले बताया था, दोनों के नॉर्मली सेम ही है। एक में बस ये है कि फिल्टर आउट कर रखा है जो इंट्रो का सेक्शन है, इंट्रो का सेक्शन, और जहाँ जहाँ पे वोकल्स धीमे गा रहा है वो, यानी मतलब जहाँ पे फुल फोर्स में नहीं गा रहा है या लिरिक्स उस फुल फोर्स में नहीं है, वहाँ पे उस सेक्शन के लिए वो यूज हो रखा है। एंड फिर जैसे जहाँ पे मेन मेन साउंड्स हैं वहां पे फुल फोर्स में किक है। एंड देन लास्ट वाला जो सेक्शन है उसके लिए मैंने बताया कि एक साई किक यूज हो रखी है, जो कि साई ट्रांस जॉनरा में यूज होती है नॉर्मली हाउस वगैरह में। ये ओके 3 किक है बस इसमें। ओके। और स्नेयर्स के नाम पे तो इसमें रिम्स हैं परकसिव एलिमेंट्स में, और स्नैप्स हैं। बाकी और किसी को कुछ पूछना हो अनिकेत भाई से तो? हेलो, हाय शिवाय दिस साइड। सो बेसिकली आई वाज आस्किंग कि जब आप प्रोड्यूस करते हो तो हाउ मच डू यू यूज म्यूजिक थ्योरी, मतलब म्यूजिक थ्योरी एज इन आप
प्रैक्टिकली हाथ से कितना बजाते हो, मतलब मिडी बजाते हो या फिर ड्रॉ ही करते हो? देखो, ऑनेस्टली म्यूजिक थ्योरी का मुझे बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है। मुझे बेसिक जैसे ये चीज़ पता है कि सेवन्थ और नाइन्थ कॉर्ड क्या होता है और माइनर क्या होता है, क्या स्केल्स वगैरह में थोड़ा बहुत मुझे है। बहुत ज़्यादा घुसा नहीं हूँ म्यूजिक थ्योरी में। और नॉर्मली मैं गिटार बजाता हूँ, मतलब मुझे गिटार बजाना आता है। तो ऐसा होता है कि म्यूजिक थ्योरी थोड़ा हेल्प आपको तब ज़्यादा कर देती है जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओ ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ चीज़ों की नोट्स की ना नॉलेज हो जाती है कि कॉर्ड्स का क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो अगर प्रोड्यूस करते हो तो आई बिल्कुल रिकमेंडेड है कि कोई एक ना एक कोई इंस्ट्रूमेंट आप पकड़ लो बजाने के लिए और उसको सीखो। या तो कीबोर्ड हो सकता है या तो गिटार हो सकता है। अब जैसे मैं ये सारी चीज़ें इसमें बजाता नहीं हूँ, अब ये सारी चीज़ें मैंने नोट मतलब मिडी में ही बनाया हुआ है। बट क्या होता है, अब जैसे गिटार बजा रहा हूँ मैं, कभी कभार गिटार बजाने में आप जैसे सी मेजर कॉर्ड बजा रहे हो तो उसके नोट्स आपको कहीं ना कहीं पता रहते कि क्या क्या नोट्स है क्या क्या नहीं है। वो ईयर ट्रेनिंग बोलते हैं, जैसे मैं बता रहा था। तो वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती कि अब जैसे अगर मुझे गिटार रेप्लिकेट करना है एक मिडी में, तो मुझे पता है कि गिटार किस तरीके से साउंड करता है, या उसमें कौन से चक की साउंड होती है, स्ट्रम की साउंड कहाँ होती है। और ये सारा चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मेरा म्यूज़िक थ्योरी का है नहीं, क्योंकि मोस्टली मैं सैम्पल बेस्ड प्रोडक्शन ज़्यादा करता हूँ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। तो अब जब लेकिन नीड मेरे को आती है इन सब चीज़ों की, तब उतना जितना मेरा काम हो जाता है उतना मैं कर लेता हूँ। मतलब थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे पता है म्यूज़िक थ्योरी के बारे में कि कहाँ पे क्या है। क्योंकि ये ट्रैप वाले जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तो थ्योरी होती नहीं है। मतलब आप बस एक कोई से भी नेगेटिव साउंड करने वाले नोट्स या थोड़ा ईवल साउंड करने वाला पैटर्न यूज़ कर लो, आपका काम हो जाता है। बट जैसे सॉफ्ट गाने या पॉप सॉन्ग्स जब आप बनाते हो, उनमें उनमें आपको ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, कि थोड़ा पता हो कि कॉर्ड्स क्या जानी चाहिए क्या नहीं जानी चाहिए। Okay. So basically, just a last question from my side. I don't know if I'll be able to communicate it properly or not, but I'll try. So हाँ। basically, what happens with me कि मैं थोड़ा सा sum up करता हूँ जल्दी से, कि जब हम्म। भी मैं लूप बेस्ड प्रोडक्शन करता हूँ, मेरी हम्म। एक बहुत अच्छी लूप बन जाती है। जैसे लेट अस सपोज मैंने सोचा कि जर्सी क्लब बनाऊंगा आज, हम्म। मैंने कुछ सैंपल्स उठाए, थोड़े ड्रम्स बनाए, बहुत हम्म। अच्छा बन गया। और मैंने उसकी अरेंजमेंट भी कर ली, बेसिक अरेंजमेंट भी कर ली कि थोड़ा एक सेक्शन मैंने इंट्रो का डाल दिया, फिर वर्स डाल दिए, जनरल जो होती है वो कर ली। लेकिन जब मैं उस पे कंपोज करने लगता हूँ, तो जो मेरी फर्स्ट कॉम्पोजिशन होती है वो मोनोटोनस बन जाती है। आई एम नॉट एबल टू कंपोज प्री कोरस या कोरस या थोड़ी वेरिएशन, मतलब ब्रिज, ऐसी चीजें उस पे वो नहीं कर पाता। तो मेरे को लगता है कि यार इसमें ना मेरे को म्यूजिकली दिक्कत है, कि मेरे को लगता है कि वहां पे थोड़ा शायद ये सैंपल वही चल रहा है, वही कॉर्ड्स बज रही हैं या वही वो बज रहा है, तो तभी मेरी कॉम्पोजिशन वैसी आ रही है। तो क्या ये कॉम्पोजिशन की गलती है या मेरे को म्यूजिकली उसको वैसा ठीक करना पड़ेगा, मतलब मेरे को कॉर्ड्स चेंज करनी पड़ेंगी स्केल के अंदर रह के ही या कुछ? और ये मतलब किस जॉनरा में वो तो बनाते कॉम्पोजिशन, सो मतलब क्या बेसिकली जब जॉनर? जब जब हिप हॉप कर रहा होता हूँ देन इट हम्म। इज गुड। तब मैं हम्म। थोड़ा बहुत वो भी कर लेता हूँ, क्या कहते हैं उसको, वेरिएशन भी दे लेता हूँ। लेकिन हम्म। जैसे ही मैं थोड़ा सा इंडी जाने लगता हूँ, हम्म। थोड़ा सा अल्टरनेटिव पॉप या पॉप में जाने लगता हूँ, तो वो हम्म। वेरिएशन नहीं आ पाती। कॉम्पोजिशन हमेशा हमेशा ना मोनोटोनस होने लग जाती है। तो हम्म। तीन चार चार पांच बार्स के बाद, आठ बार्स के बाद वो एक चेंज नहीं आ पाता। अच्छा, देखो मैंने भी गाने बनाए हुए हैं पॉप में, तो अपने एक्सपीरियंस में मैं तुमको बताता हूँ कि क्या है। मुझे मतलब खूब मैंने नॉर्मली, अब जैसे बीट का पैटर्न जैसे मैंने बताया कि कोशिश यही रखनी चाहिए कि आप 4 बार के बाद चेंज कर दो चीज़ें, है ना, थोड़ा बहुत। और प्री कोरस में चेंज होनी चाहिए, बीट्स ऑफ होनी चाहिए, और कोरस में फुल उसमें। सबसे पहले कोई भी इंडी सॉन्ग बनाने के लिए तो आपको हुक क्रैक करना पड़ता है, कि हुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हुक ही आता है, और उसके बेस के अराउंड लिरिकली वाइज उसके जैसे हुक अगर किसी चीज का आंसर है तो आपको वर्स वगैरह वो उस तरीके से बनाना होता है कि ये जो हुक आंसर निकल के आ रहा है इसके अराउंड क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, है ना। तो ये लिरिकली तरीका हो गया। अब जैसे कॉम्पोजिशन वाइज सोचें तो हम अगर 4 बार पे मान लो कोई मेलोडी 4 बार तक करी हमने, लिरिक्स वाइज उसके बेसिस पे कॉम्पोजिशन बैठा है, उसके 4 बार के बाद तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि मतलब इसको किसी ना किसी तरीके से वेरिएशन में डालूं। हो सकता है एक नोट चेंज कर दो, 2 नोट चेंज कर दो उसमें से। एंड देन प्री कोरस तो हमेशा सबसे ज्यादा मेमोरेबल प्री कोरस और हुक ही होता है, क्योंकि वर्स तो जैसे मैंने बताया कि अगर 4 बार की बात चेंज कर दोगे तो वर्स में उतना सेक्शन
ओके होता है किसी भी गाने में। जैसे इंडी गानों में अगर तुम वर्स सुनोगे तो वो उतना ज्यादा वेरिएशन उनमें होता नहीं, थोड़ा बहुत होता है कि 4 लाइन ऐसी होगी, 4 लाइन फिर वैसी होगी। मेन फोकस तो प्री कोरस और कोरस बिल्ड करने में होता है, और अगर वेरिएशन नहीं हो पा रहा है तो फिर आई थिंक थोड़ा और गाने इंडी सॉन्ग सुनो, उसमें समझो उस चीज को कि ये वेरिएशन किस तरीके से कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस के साथ आ सकता है, नहीं तो गाने बनाते जाओगे तो वैसे भी वो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। बाकी ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, मेरे हैं एक दो क्वेरीज। अनिकेत, मेरे को आपसे पूछना है कि जब जैसे आप बीट बनाते हैं हम लोग जब, तो उसमें से कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो बहुत हैवी होता है, जहाँ पे आपको लगता है इंस्ट्रूमेंट्स फुल उसके मतलब ज्यादा डाले होते हैं हमने, वो हुक वाला पार्ट होता है, और कहाँ पे कौन सा पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे बहुत चीजें कम रखनी होती हैं हमें? और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें कि जैसे कि हम वर्स कर रहे होते हैं जब, वहां पे म्यूजिक कुछ और होता है, और जब जैसे हुक लाइन आती है तो वहां पे म्यूजिक थोड़ा अपराइज हो जाता है ना, या मतलब थोड़ा अपबीट हो जाता है, या कुछ उसमें एक दो एलिमेंट ऐसे होते हैं, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप उसको? उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हुक में चेंज करने से वो पता चल रहा है हमें कि ये अब हुक बज रहा है, और उसको म्यूजिकली वो ज्यादा रिच हो जाता है वहां पे? देखो सिंपल तो सबसे, अब जैसे मान लो मैंने 10 एलिमेंट यूज करे हुए हैं कोई गाना बनाने के लिए, जिसके अंदर ड्रम्स और कोर कॉर्ड्स वगैरह ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, सब कुछ जोड़ के 10 लेयर की चीज है। अब जी। इंट्रो में मैं कोशिश ये करूँ कि मैं 3 से 4 चीजें यूज करूँ जो मेन, जो हुक में मतलब हुक में बजे, मतलब हुक को इंट्रोड्यूस करने से पहले इंट्रो में वो चीज इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए, है ना, एक तरीके से। तो राइट। मान लो जो मेन साउंड है हुक के लिए हम जो बना रहे हैं, उसके पहले वो जो मेन साउंड है उसके अलावा 3 4 साउंड्स मिक्स करके परकसिव एलिमेंट्स वगैरह वो हो गए, तब जाके आप हुक पे ड्रॉप मारो सारी चीज़ों का, है ना। हुक पे ड्रॉप मारोगे उसके बाद आप मोस्टली 80% चीज़ें गायब कर दो उसमें से। अब वो कैसे करनी है या क्या करनी है, जैसे नॉर्मली क्या होता है वर्ड सेक्शन में ना, जो मेलोडिक एलिमेंट्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं नॉर्मली गानों के अराउंड, क्योंकि वर्स में लोगों का फोकस बंदे के लिरिक्स पे ज्यादा जाता है ना। तो राइट। कोशिश ये करो कि मेलोडिक एलिमेंट्स थोड़ा सा कम कर दें उसमें, हम या तो वॉल्यूम कम कर दें या तो उनको रिमूव ही कर दें बेसिकली। तो ठीक है। उसके बाद जैसे परकसिव एलिमेंट्स हो गए, बेस एलिमेंट्स हो गए, हाई हैट्स ये वगैरह, थोड़े बहुत जैसे प्लग के साउंड्स हो गए, ये सारी चीजें, मतलब मान लो 5 लेयर्स आप जैसे 3 लेयर्स इंट्रो में डाली, पूरी 10 हुक में आ गई, उसके बाद आप 5 6 लेयर्स में वर्स चलाओ, उन 5 6 लेयर्स में सेक्शन डिवाइड कर दो कि वर्स के पहले सेक्शन में इतने एलिमेंट्स होने चाहिए, वर्स के दूसरे सेक्शन में भी इतने एलिमेंट्स होने चाहिए, बट कुछ कम हो जाए और कुछ अलग आ जाए। भरो मत राइट। उस चीज को, जैसे प्री कोरस आता है उसमें से परकसिव एलिमेंट्स यानी ड्रम्स जैसी चीजें तो गायब कर दो पूरी, है ना। उसमें अगेन आप 5 6 लेयर्स चलाओ बट ड्रम्स वगैरह छोड़ के, क्योंकि नॉर्मली प्री कोरस में ड्रम्स वगैरह होते नहीं है। उसके बाद जैसे हुक बजे फिर अगेन 10 लेयर्स वापस से जो शुरू में चलाई थी, अब उन 10 के ऊपर कोशिश करो 1 2 लेयर और यूनिक अलग डालो जो मैच कर जाए उस कॉम्पोजिशन में, बट पहले हुक से थोड़ा ज्यादा आपको वो दे, डिफरेंट हो थोड़ा। समझ रहे हो, मतलब थोड़ा और ज्यादा थोड़ा सा और इम्पैक्ट रिचनेस दे। बढ़ जाए उसकी वहां पे जाके। हाँ थोड़ा और थोड़ा बढ़ जाए, है ना। फिर हम्म। अगेन ये पैटर्न रिपीट करो, वर्ड्स में चीजें चेंज करो, एंड देन कोशिश ये रहता है कि जब भी जैसे मान लो किसी कॉम्पोजिशन का हुक बनाए किसी बीट का, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहना चाहिए लास्ट वाले पार्ट का हुक, है ना। तो सबसे पहले आप बनाते टाइम हुक बनाओ, 2 बार आपने हुक बनाया, दूसरे टाइम में अपने और एलिमेंट्स डाले, फिर तीसरे टाइम में आप थोड़ा और एलिमेंट्स डालो, है ना। मान लो फर्स्ट हुक में 10 लेयर्स रही, सेकेंड हुक में आपने मान लो 11 12 कर दी, थर्ड हुक में 13 14 लेयर्स, दैट्स इट। उतने में अब ये जो जितने भी लेयर्स बनाए हैं, अब तुमने ये लेयर्स हुक के लिए बना दी, तो जब ये हुक के लिए बना लोगे लेयर्स ना, तो इन सारी चीजों के एक एक थोड़ी थोड़े एलिमेंट्स ना पूरे वर्स में स्प्रिंकल आउट कर दो, कि सुनने वाले को जब एंड में सुनाई दे तो ऐसा भी ना सुनाई दे कि ये पूरा नया ही एलिमेंट है, इसके हिंट कहीं ना कहीं पूरे कॉम्पोजिशन में दिए जा रहे थे। समझ में आया बढ़िया। क्या कहना चाह रहा हूँ सही। कि यस यस, इनके हिंट एब्सोल्युटली। दिए जा रहे थे, लेकिन अब ये फुल इम्पैक्ट में, फुल अपने पूरे इम्पैक्ट में लास्ट में ही सुनाई दी है। ये बढ़िया। तरीका होता है नॉर्मली, राइट। मतलब मैं तो इस तरीके से करता हूँ, भी फॉलो कर सकते हो। नहीं, सही है ब्रो, नाइस। बाकी और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर इस सेशन को फिर आज यहीं खत्म करते हैं। बाकी देखो मैं, अगर लोग इंटरेस्टेड है तो मैं एक बीट सुनाऊं सबको बिल्कुल थोड़ा बहुत, बिल्कुल या फॉर बिल्कुल। श्योर हाँ भाई। हाँ बिल्कुल हाँ नितिन बिल्कुल। भाई मतलब बिल्कुल। एक हाँ हिप भाई हॉप सुनाओ बीट यार। का मैं एक थोड़ा सा उससे थोड़ा स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। बाकी सबको मजा आ रहा है, पता लग रहा है इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है। ऑल क्लियर है भाई, सीधे।
मैं जो कहना चाह रहा था ना, मैं जो अभी समझा रहा था कि बीट्स के एलिमेंट किस तरीके से आपको अरेंज करने चाहिए, उसका राइट। थोड़ा सा लग जाएगा इस चीज़ से। और ये भी पता चल जाएगा कि नॉर्मली मैं किस टाइप की चीज़ें प्रोड्यूस करता हूँ, रैदर देन ये आर्टिस्टों के लिए, मतलब मेरा पर्सनल साउंड क्या है। सही है ब्रो, सुनाइए ये प्लीज। बीट मैंने बनाई थी, गरज नाम है इसका। हम्म। हाँ, इसको सुनते हैं आओ। भाई अपना यूट्यूब चैनल भी बता देना, बीट्स वाला। Drop that shit. ये थी बीट। अब इसमें वही जो जो मैं चीज़ें बोल रहा था, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि राइट किस राइट। तरीके से चीज़ें अरेंज करने से ना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है लोगों को। ऐसा ये नहीं लगता कि कहाँ से क्या चीज़ आ गई रैंडमली। सही है ब्रो, एक नंबर की बीट तो नॉर्मली ये। ऐसे हिप हॉप बीट अगर कोई बनाता है तो उसमें हमेशा मैंने एक चीज कॉमन देखी है, जो आप लोग भी कर सकते हो, कि पहले कोई सा भी जैसे सैंपल हो गया या कोई भी आपने कॉर्ड्स बनाया, जो पहले पार्ट में जो चल रहा होता है ना वो तो चल रहा होता है, लेकिन सेकंड पार्ट में ना मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जो चीज चल रही होती है ना वो एक पूरा ऑक्टेव नीचे हो जाती है या ऊपर हो जाती है। इन दोनों में से कोई भी चीज होती है। जैसे इस वाले हम्म। में जो भी मैंने सैंपल यूज करा है, वो सेकंड पार्ट में उसको एक ऑक्टेव नीचे कर दिया। तो ये सेकंड कहीं ना पार्ट। कहीं पे या तो वर्स सेक्शन में लोग यूज करते हैं, हुक छोड़ के जब वर्स सेक्शन आता है तो या तो ऑक्टेव चेंज हो जाता है, एंड देन प्री ठीक कोरस है। में वापस हुक में वही चीज आ जाती है। तो ये एक और ट्रिक होती है। ऐसी छोटी मोटी चीजें होती हैं जो यूज कर सकते हो आप अपने आप मतलब ब्रो एक। एक बार प्ले करके बताना यहाँ पे आपने कहाँ पे करा हुआ है वो। देखो अब जैसे और हुक वाला जैसे पार्ट मैंने, भी बताना, इसमें वर्स वाला पार्ट कहाँ पे है, फिर हुक वाला पार्ट कहाँ पे शुरू है सेकंड टाइम पे हाँ जब वर्स खत्म हो रहा ठीक है। अब जैसे जो मैंने चीज़ बोली थी कि जो भी हुक आ रहा है ना उसका इंट्रोडक्शन पहले ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब जैसे है। ये वाला राइट। पार्ट जो भी मेन साउंड है वो इसकी यहीं पे ही हो गई इंट्रो में। सही। यही मेन यूज़ हो रहा था हमें हुक में, है ना। तो ये इंट्रोड्यूस हो गया एक तरीके से, और इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है। Drop that shit. ये होता है। फिर अभी वर्ड्स आएगा। यहाँ पे जो भी साउंड है ना उसका जो इम्पैक्ट वाला साउंड है वो नहीं बज रहा है, सिर्फ पीछे पीछे की चीजें बज रही। ध्यान से सुनना। अब जैसे ये अगेन ये वाला Drop that shit. ये जो बज रहा है ना,
एलिमेंट कम है राइट चीजें कम कर दी राइट ये वाला सेक्शन है ये चौरस है जैसे बजेगा यहाँ पे जो आएगा जहाँ से ड्रम्स गायब कर दिए सेकंड टाइम आएगा तो उसमें जो सैंपल बजेगा वो ऑफ के नीचे सेम सैंपल फिर यहाँ पे जो थर्ड सेक्शन है वहाँ पे बीट पैटर्न पूरा ही चेंज करते हैं जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। अब एक और बीट बस मैं सुनाऊंगा उसमें भी सेम पैटर्न चीजें नोटिस करना फिर उसके बाद आपने जो सेकंड हुक चल रहा था सॉरी सेकंड वर्स जहाँ पे शुरू हुआ वहां पे आपने पिच बढ़ा दिया सैंपल का है ना मतलब डाउन कर हाँ दिया था वहाँ पे मैंने बीट पैटर्न ही चेंज कर दिया था वहाँ पे थोड़ा ना फास्ट ऐसे पॉप टाइप का बीट मैंने चालू कर दिया था अब जैसे ये ऑल वाला राइट हाँ ये वाला तो हुक यहाँ पे वर्स ही था ये। ठीक है, फिर इसके ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे ओके है ना फिर आगे बीट होता रहता है फिर गाने के एंड पे भी वही चलता रहता है एंड देन गाना ड्रॉप हो जाता है मतलब फेड आउट होता है बेसिकली फिल्टर आउट। ऑल जैसे राइट यही ऑल सेम राइट चीजें बढ़िया आप एक और बीट पे सुनते हैं इस बीट का नाम जैसे यक्ष है। अब इस पे चीजें सुनना एक बार ये थोड़ी काफी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। And you drop that shit. Purchase your tracks today. ये हुक है अभी भी। वर्स Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.
Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. अब जैसे मैं जो चीज़ कह रहा था ना कि जो एग्जैक्ट जो एक नंबर तरीका है ब्रो। मेरा बनाने का म्यूजिक वो ये है। अगर बीट पैटर्न में जैसे किसी को चीज़ें समझनी हो कि मैं क्या वेरिएशन डालूं क्या नहीं डालूं, तो तुम लोग तो यार मेरा चैनल ही चेकआउट कर लेना, सही तुम्हें है बहुत ब्रो, सारी चीज़ें फॉर वहीं श्योर। से ही सीखने मिल सकती हैं ब्रो सही कि एक है। क्या डाउट करते था, हैं। ये जो बीट आपने यक्ष बनाई है इसमें मतलब आपका मतलब स्टार्टिंग का वो क्या था, मतलब फॉर स्टार्टर्स आपने सैंपल पिक किया और एक लूप बनाया फिर उसको अकॉर्डिंगली अरेंज करा। हाँ बेसिकली इसमें सैम्पल तो देखो बहुत सारी चीज़ें, मैं अगर इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊं हम्म। तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। अब जैसे इस बीट का नाम यक्ष है। अब यक्ष क्या होते थे, जो जंगलों में जो खजानों की रक्षा करते थे ना, उन स्पिरिट्स को बोला जाता था यक्ष। हम्म। मतलब नॉर्मली मैं बीट्स जो बनाता हूँ, जो इंडियन इंडियन हिंदू माइथोलॉजी या हिंदुइज्म के बेस पे जो कैरेक्टर्स है या जो डाइटीज हैं, जो भगवान हैं, जो क्रीचर्स हैं, उनके बेस पे बनाता हूँ। तो उनमें से एक यक्ष करके है, एक ब्रीड कह सकते हैं, जो मतलब टाइप ऑफ स्पिरिट्स बोलते हैं जिनको, जो जंगलों में रहते हैं। अब जैसे राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस बीट का नाम यक्ष है, तो उसके अराउंड मैंने क्या करे कि अगर इसको मतलब बाद में सुनूंगा कभी हेडफोन में, तो इसमें ना जानवरों की आवाज़ लेफ्ट और राइट पैन करके रखी मैंने, अलग अलग जानवरों की आवाज़, और जंगल का एक एम्बियंस जो कि यूट्यूब से निकाला होगा मैंने, जंगल का एक एम्बियंस बैकग्राउंड में डाला हुआ है। तो बिल्डअप ना वैसे होता है वो गाना और हम्म। जब मेन जो ड्रॉप आता है, मैंने कोशिश वहां पे करा है कि अब जैसे ये तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया और सैंपल इसके बेस का ये इंडियन क्लासिकल वाला सेक्शन ही है। जो मेन ट्रैप और जो एक्सपेरिमेंटल वाला सेक्शन है वो मेन ड्रॉप पे ही आता है कि बीट बाउंस कैसे कर रही है। बीट का बाउंस इसका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्विंग है इसमें, सुनोगे तो बीट में ना हल्का सा स्विंग है। वो स्विंग ऐसे होता है कि अब नॉर्मली जब चीज़ें हम बनाते हैं ना, तो क्वांटाइज करके किक स्नेयर और हाई हेड्स ना चीज़ें क्वांटाइज रखते हैं, मतलब एग्जैक्ट मीटर नोम पे रखते हैं। तो जब हम्म। चीज़ें तुम थोड़ी सी खिसका दो ना इधर उधर, तो स्विंग क्रिएट हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए बनाने में, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में अच्छे तरीके से। तो हम्म। जब आप वो चीज़ डालते हो तो उसके बाद वो आता है। मैंने पहले सेक्शन बनाया, फिर उसके बाद एक सेक्शन को रिपीट कर दिया एंड तक, फिर उसके बाद धीरे 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 हर चीज़ को ब्रेक डाउन करा कि कहाँ पे क्या आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा वेरिएशन आना चाहिए। क्योंकि देखो बीट तो इन इट्स ओन सेंस होती तो एक लूप ही है, बट हम्म। उस लूप को किस तरीके से मैं ऐसे बनाऊं कि वो लूप भी लगे और लूप ना भी लगे, ये अपना टास्क होता है एज अ बीट प्रोड्यूसर। अगर आप यूट्यूब पे डाल रहे हो या किसी और के लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कि वो लूप लगते हुए भी लूप ना लगे। राइट, इसमें जो साउंड्स यूज किए हैं ना बहुत ही एनरिच लग रहे हैं, मतलब उस पर ऑब्वियसली आपने प्रोसेसिंग करी होगी कुछ ना कुछ, है ना। हाँ हाँ। जिस फॉर स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है वो काफी मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब वही एनरिच साउंड कर रहा है। मतलब ठीक है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ट्रैक, बट कुछ आप स्पेसिफिकली बता सकते हो कि कोई अगर सपोज सैंपल या कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ किसी को थोड़ा ऐसे थोड़ा अच्छा साउंड करवाना हो, एनरिच साउंड करवाना हो, तो बेसिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं उस पे, अगर वो वैसे वो ऑब्वियसली वेरी करती हैं ट्रैक टू ट्रैक, बट कुछ अगर बता सको। देखो मेरे एक्सपीरियंस में तो हमेशा ये चीज़ रही है कि मोस्टली जो सैम्पल्स होते हैं ना, इनके हाइज वगैरह हमेशा कम रहते हैं जब आप नेट से, मतलब जैसे ये तो स्प्लाइस का है, हम्म। तो इसमें बेसिक प्रोसेसिंग में बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा होगा। मैं बेसिक से बेसिक चार पांच चीज़ें डाली होंगी। चार पांच भी नहीं, दो मतलब चार ही समझ लो। एक तो EQ में सिर्फ हाइज बूस्ट करा है मैंने, और लो कट करा है, जो कि तुम्हें पता है बेसिक चीज़ें होती है, हमेशा लो कट करना चाहिए जिस चीज़ में आपको लोस का काम ना हो, नहीं तो हम्म। फिर वो बाद में मडी साउंड करती है। ट्रू। है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उनके लोस, मतलब जहाँ पे बेस 808s का एरिया होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी वाइज, उतना एरिया हमेशा बाकी इंस्ट्रूमेंट से हमेशा कट कर देना चाहिए। हाइज मैंने बूस्ट करें हैं, हाइज के थोड़ा सा मिड हाइज जो बोलते हैं वो बूस्ट करें, रिवर्ब डाला होगा, हम्म। डिले डाला होगा, और जो मैंने स्टीरियो शेपर के बारे में जो बताया था, डायमेंशन एक्सपेंडर के बारे में बताया था, हम्म। वो चीज़ें डाली होंगी। और एक लिमिटर डाला होगा कि अगर मान लो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कहीं पे,
तो वो इक्वल आए, जैसे हम नॉर्मली कंप्रेशन करते हैं ना, हम्म। जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है कभी कभार एक नोट तेज बजे और एक नोट धीरे बजे, तो आप कंप्रेसर से वो चीज़ इक्वल कर सकते हो। ठीक है, इसके समझ। अलावा ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। अगेन ये सारी चीज़ें अगर मैं प्रोजेक्ट भी खोलूँ वैसे तो खुलेगा नहीं, कि अटकेगा बहुत। बट अगर मैं खोलूँगा तो भी एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम देखोगे तो मैं दिखा भी दूंगा सारी चीज़ें, तो भी होंगी वो कहीं ना कहीं बेसिक ही, बस अरेंजमेंट की बात है और थोड़ा किस चीज़ को कहाँ पे रखनी है। क्योंकि मैंने भी यही देखा है, पहले पहले जब मैं बेसिक प्रोडक्शन कर रहा था, जब मेरे साउंड्स वगैरह बेसिक और बीट्स बेसिक बज रही थी, और दूसरों की मतलब मैं सुनता था तो बहुत एनरिच और बहुत ही पॉकेट वाइज, मतलब काफ़ी ऐसा लगता था कि बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तो वही चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश में करते करते समझ में आया कि चीज़ें भरी होती नहीं एक्चुअली में, क्योंकि सब चीज़ों का ना स्पेस दिया होता है सबने अपनी अपनी जगह। तब जाके वो चीज़ें जब मिक्स हो जाती है ना आपस में, तब समझ में आता है कि वो चीज़ें अब जैसे इसमें होंगी, कुछ ही कुछ चीज़ें होंगी, हम्म। बट वो उनका अगर अपनी अपनी जगह दी गई है ना, अपनी अपनी जगह दोगे उन चीज़ों को, एलिमेंट्स का आउटशाइन करने के लिए, तब जाके वो एक तरीके से ग्लू हो जाती है आपस में। राइट। फिर साउंड सिलेक्शन भी सही होगा, तुम्हारा सब कुछ सही होगा। ये काफी हेल्पफुल था, ये वाला जो पॉइंट आपने शेयर करा ना। वैसे ये बीट काफी अच्छी है, ये प्लेस हुई कि नहीं अभी तक कहीं? नहीं नहीं, ये वाली तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डाली थी। मतलब मेरे चैनल में बहुत सारी बीट्स हैं, बहुत सारी प्लेस हो जाती हैं, बट वो ये अनिकेत मोस्टली भाई, बीट्स मैं जो बनाता हूँ मैं ये सोच के बनाता हूँ कि अगर जैसे किसी को रैप करना है इसके ऊपर तो कर ले, लेकिन अगर किसी को ऐसे भी सुननी है, मतलब जस्ट बीट ही बीट सुननी है, क्योंकि नॉर्मली इंटरनेट पे जो बीट्स होती है ना काफ़ी लूप्ड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंडियन बीट्स भी मैं अगर सर्च मारता था पहले, तो हम्म। भी एक इंस्ट्रूमेंट चला वो लूप पे लूप पे लूप होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसमें ज़्यादा चीज़ें चेंज हो नहीं रही। तो मैंने अपना जो चैनल बनाया मैंने यही कोशिश करके बनाया हुआ है कि अगर किसी को ऐसे भी सुननी है, मतलब जस्ट ऐसे कुछ बैकग्राउंड में चल रही हो या कुछ समझने के लिए कि क्या है, और जो एज ए कॉन्सेप्ट वैसे मैंने बताया नाम का, किसी को उन सब चीज़ों से कनेक्टेड, मतलब डीपली कॉन्सेप्चुअल टाइप्स कह सकते हो कि मैं बीट्स बनाता हूँ, थोड़ा ना कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रखता हूँ उन चीज़ों को। बीजीएम यूज हो सकता है किसी भी साउथ इंडियन हाँ ट्रैक विलन के या एग्जैक्टली, किसी का भी ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली हाँ, तो यही अनिकेत ब्रो, कोशिश यहाँ पे रहती मेरी एक क्वेरी है कि जैसे आप रैप वोकल्स पे स्पेशली जो बंदे रैप करते हैं ना, रैप वोकल्स के ऊपर आप ऑटो ट्यून यूज करते हो? अगर करते हो तो कितना यूज करते हो? वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है या आपने एक रेशियो सेट कर रखा है कि इतना तो होना ही चाहिए? और दूसरा चीज कि आपको लगता है कि रैप वोकल्स में या रैप म्यूजिक में रिवर्ब का जो है, स्पेशली वोकल्स के आसपास, आप कितना खेलते हो रिवर्ब के साथ? देखो ऑटो ट्यून तो यार डिपेंड करता है गाने की डिमांड कितनी है यार। अब जैसे अगर गाने को चाहिए कि मेलो, हमेशा नॉर्मली जो फास्ट या जो हार्ड रैप कर रहा होता है ना, जब तक वो मेलोडिक ना हो तब तक उसमें ऑटो ट्यून का काम तो मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर मेलोडिक चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर बंदे ने अच्छा गाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ऑटो ट्यून आप कम रख सकते हो, लेकिन ये समझना कि बंदे ने कितना अच्छा काम करा है कितना खराब काम करा है। दूसरा रिवर्ब पे आते हैं, तो रिवर्ब का एक चीज बताता हूँ कि रिवर्ब हमेशा हर चीज में डालना ही चाहिए, ड्राई वोकल्स नहीं छोड़नी चाहिए कहीं पे भी, क्योंकि वो ना कहीं पे भी आप सुनोगे, कितना भी उस चीज को ब्रेक डाउन कर लो, कितना भी उस चीज को वो कर लो, मतलब उसके स्टेम्स निकाल लो, हमेशा रिवर्ब ना चीजों में रहता ही है। बहुत कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन रिवर्ब आपको डालना जरूरी है, क्योंकि वो ना भरता है थोड़ा सा, क्योंकि ड्राई वोकल्स ना खाली खाली बहुत ज्यादा लगते हैं। हम्म। अगर ड्राई वोकल्स को आप ऐसी सोलो चला दोगे ना तो वो अजीब से सुनाई देते हैं, मतलब काफी एक तरीके से खालीपन रहता है उनमें। रिवर्ब आप डालो, रिवर्ब में हमेशा एक चीज मेक श्योर करो कि रिवर्ब में जो भी प्लगइन यूज करते हो उसका लो कट कर दो पूरी तरीके से, क्योंकि रिवर्ब में जो रिफ्लेक्शन वाली जो साउंड होती है, जो एक्चुअल रिवर्ब वाली साउंड होती है, उनमें लोज नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो फिर बाकी चीज़ों में आपको डिस्टर्ब करते हैं। हमेशा हर रिवर्ब प्लगइन में ऑप्शन रहता है वो चीज़ ओके। ऑफ करने का, लो कट कर दो रिवर्ब में। और एंड चाहे देन मतलब टेस्ट के वोकल, अकॉर्डिंग है। चाहे वोकल मतलब रैप, चाहे हार्डकोर रैप ही हो, उसमें भी रिवर्ब यूज करना करना होता ही है। चाहिए एक रेशो तक? हाँ, और वो रेशो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? वो लिसनिंग के ऊपर है या एक पॉइंट्स के ऊपर है कि आपको लगता है कि यहाँ तक होना चाहिए, 12% होना चाहिए या 8-10 के आसपास होना चाहिए? आप वो कर करके मतलब देखो, एक प्रैक्टिस हो जाती है आप जैसे, तो मे बी। हाँ सही है, अमाउंट तो कोई फिक्स नहीं होता। देखो ऐसा है कि बीट के ऊपर अगर वोकल बहुत ज़्यादा खाली लग रही है तो आप रिवर्ब डालो,
और अगर ऐसा लग रहा है कि वोकल वॉश्ड आउट जिस पॉइंट पे लगने लगे, मतलब आपने ज़्यादा रिवर्ब डाल दिया है ना, और वोकल बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं एकदम ही, तो फिर आपने कम रिवर्ब डाला है। तो इस बेसिस पे जज करके डालो, अपने ईयर स्ट्रेन करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा वो चीज़ कि रिवर्ब का क्या रहता है सीन। सही है ब्रो, थैंक्स, थैंक यू। आई होप आप सबको आज मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा, कुछ ना कुछ नया, है ना अनिकेत भाई से। और मतलब मज़ा आ गया, आप सबको आया मज़ा, आज सीखने को मिला कुछ। यस भाई, बहुत कुछ सीखा हमने, यस बहुत सर। सारी चीजें पता चली। बहुत अच्छा था। तो सारा श्रेय जाता है इस चीज़ के लिए अनिकेत भाई को। बहुत बहुत थैंक्स अनिकेत भाई, यस, आप थैंक यू आए। सो मच ब्रो, बीइंग आप विद अस। थैंक यू भाई फॉर योर टाइम। आपने सबको बताया, आपने है ना डिकंस्ट्रक्शन किया अपने गानों का, एंड हेल्प करी सबकी, और आगे भी आप ऐसी हेल्प करते रहो सबकी। यार वो तो सही है, मैं भी कहता हूँ कि अगर मान लो तुम आपके स्टूडेंट्स को कभी, देखो मुझे सिखाने में मतलब एक लगता है जो चीज़ स्टार्ट कर रहा होता है ना, अब जैसे मैंने स्टार्ट करा है, अगर मैं स्टार्ट करा होता, मुझे कोई मेरे जैसा ही बंदा मिल गया होता मेंटर करने के लिए, तो चीज़ें ना प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें टाइम वेस्ट करी हुई हैं अपनी चीज़ों में ना, तो वो चीज़ मेरे को जहाँ भी हेल्प करने का लगता है तो मेरे को सही लगता है। मैं तो यही बोलूँगा, अगर कभी तुम सब लोगों को, आपके स्टूडेंट्स को कभी लगता है, तो मैं कभी बीट ब्रेक डाउन भी करना चाहूँगा। आई थिंक बिल्कुल। उससे भी बहुत सारे लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी उस चीज़ से। ये तो खैर एक प्रोफेशनल गाना था, प्रॉपरली किसी आर्टिस्ट का गाना था, बट एक काइंड ऑफ हिप हॉप जो एक्चुअली में टेक्निकल हो, और जो थोड़ा जिसमें चीज़ें एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे इसमें तो सिंपल था, सिंपल है। ज़्यादा कुछ था नहीं तो। सही है ब्रो, बिल्कुल हम बता देंगे अभिषेक भाई को जब भी अगली बार जरूरत होगी बीट अरे ब्रेक डाउन के लिए, करते डेफिनेटली वी करते वांट टू करते सिट ऑन बिल्कुल दैट करते हैं आल्सो। निकेत भाई। या और मज़ा आया मुझे बिल्कुल। भी, बल्कि आज मज़ा आया कि मेरे को भी काफ़ी चीज़ें नई नई सीखने को भी मिली हैं, एंड बढ़िया है। तो किसी और का कोई क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन किसी को अगर कुछ पूछना हो? ऑल गुड। बीट अभी ब्रेकडाउन कब अपने होगा? आप से एक बस मेरा क्वेश्चन था लास्ट कि ऐसी कौन सी एडवाइस थी जिसने स्टार्टिंग में आपकी काफी हेल्प करी थी, क्या फिर से या ऐसी कोई बोलना? टिप जो हमारे साथ शेयर करना हाँ, विच कैन अच्छा, हेल्प अस। कोई ऐसी टिप यार शेयर कर दो देखो, कि जो बढ़िया वैल्यू ऐड कर दे आज सबकी हाँ। लाइफ। देखो एज अ प्रोड्यूसर या एज अ कोई भी क्रिएटिव वर्क के लिए तो मेरी टिप हमेशा से यही है, और मैंने भी फॉलो करी है, कि बनाते रहना चाहिए यार। ये नहीं सोचना चाहिए कि चीज़ें परफेक्ट बन रही है या बेकार बन रही है, क्योंकि चीज़ें क्रिएट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको परफेक्ट करने का प्रोसेस बात की चीज़ है। अगर खराब बन राइट, रही है तो नाइस। खराब बनाओ, बट बनाना ज़रूरी होता है। मैं भी जैसे आज इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ, मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि मैं दिन में उठता हूँ, अपना लैपटॉप खोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 3-4 लूप्स मैं भी बना लूँ। अच्छी बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, बट बनाना नाइस। ज़रूरी है। वो हाथ आपका, जैसे मान लो आपका हाथ चलना ज़रूरी है उस चीज़ में, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है चीज़ें क्राफ्ट करने के लिए। अपना आर्ट, अपना क्राफ्ट को ना रिफाइन करने के लिए ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को डेली करो, क्योंकि डेली रेपिटेशन करना से चीज़ें जिस तरीके से परफेक्ट होती है वो कोई और सिखा भी नहीं सकता आपको उस तरीके से, जिस तरीके से आप खुद अप्लाई करोगे। यही है मेरी टिप, की करते रहो, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। सही एंड है ब्रो। सही है कि भाई करते रहोगे, प्रैक्टिस ही मेन है भाई इसमें, कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा और उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस गेन होगा, है ना। तो ठीक है गाइस, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। फिर से थैंक्स अनिकेत भाई यार, अपना टाइम देने के लिए। जो वेलकम यार। थैंक यू अनिकेत भाई। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो मच ब्रो। थैंक यू भाई। ठीक है गाइस, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में अनिकेत भाई के साथ, देखते हैं कब करते हैं हम लोग। डेफिनेटली। तो या ओके। बीट ओके, बीट ब्रेक डाउन वाला रख लेना यार, है ना, बिल्कुल जब भी बिल्कुल हो बिल्कुल सके। बिल्कुल करते हैं, जल्दी चलो, करते हैं। एंड ठीक है थैंक, ब्रो। ओके ओके श्योर गाइस, श्योर, ओके बाय 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 गाइस। बाय एवरीवन, थैंक्स बाय अनिकेत बाय। भाई। बाय। थैंक यू। बाय बाय बाय। ओके बाय। तो गाइज आई होप आपको इस वर्कशॉप से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अनिकेत से कनेक्ट करना चाहते हो फॉर एनी बिजनेस इंक्वायरी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक और उनका फोन नंबर दिया हुआ है, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगेन स्पेशल थैंक्स टू अनिकेत। एंड गाइज अगर आप एक सीरियस आर्टिस्ट या म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हो देन जरूर हमें कनेक्ट करो, बट अगर सीरियस नहीं हो तब प्लीज हमें कनेक्ट मत करना, क्योंकि अनसीरियस लोगों के लिए बेसलेस स्कूल में जगह नहीं है।